हरे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने के लिए बनाया गया है। कृपया इसे देखकर कोई बड़ा फैसला न लें। अगर आपको ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो मुझसे या किसी अनुभवी और काबिल ज्योतिषी से संपर्क ज़रूर करें। केतु, ये कोई ग्रह नहीं है, ये एक गणितीय बिंदु है, एक छाया है, लेकिन इसकी ताकत किसी भी ग्रह से कम नहीं है। इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए लड़ाई हो रही थी, तो स्वरभानु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने की वजह से उसके दोनों हिस्से अमर हो गए। सिर वाला हिस्सा कहलाया राहु, जिसके पास दिमाग है, आंखें हैं, मुंह है, लेकिन पेट नहीं है। इसलिए उसकी भूख कभी नहीं मिटती। वो हमेशा और ज़्यादा चाहता है। वो दुनिया की हर चीज़ को पाना चाहता है। और बिना सिर वाला हिस्सा धड़, वो कहलाया केतु। सोचिए, एक ऐसा शरीर जिसके पास सिर ही नहीं है, आंखें नहीं हैं देखने के लिए, दिमाग नहीं है सोचने के लिए, मुंह नहीं है बोलने के लिए, वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा? यहीं पर केतु का सारा रहस्य छिपा है। जब सिर नहीं होता तो अहंकार नहीं होता, जब दिमाग नहीं होता तो दुनिया का हिसाब किताब, छल कपट, भविष्य की चिंता, ये सब नहीं होता। केतु के पास क्या है? उसके पास है अनुभव, पिछले जन्मों का अनुभव। वो एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव की तरह है, जिसमें हमारे कई जन्मों का ज्ञान, हमारे कर्म, हमारे हुनर, सब कुछ स्टोर है। केतु देख नहीं सकता, इसलिए वो महसूस करता है। वो लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से काम करता है। वो भविष्य की नहीं, अतीत की बात करता है। वो हमें इस जन्म में उन कामों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है, जो पिछले जन्मों में अधूरे रह गए थे। वो हमें उन लोगों से मिलवाता है जिनसे हमारा कोई पुराना हिसाब बाकी है। इसीलिए आपकी कुंडली में केतु जिस भी घर में बैठा होता है, वो उस घर से जुड़ी चीज़ों के प्रति आपके मन में एक अजीब सा खालीपन, एक असंतोष भर देता है। वो कहता है, यह सब तुम पिछले जन्मों में बहुत देख चुके हो, बहुत कर चुके हो। अब इससे आगे बढ़ो, अब अपनी आत्मा की खोज करो। और यही वजह है कि हमने ये नई सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हम केतु के इसी रहस्यमयी सफ़र को समझेंगे। हम जानेंगे कि जब केतु आपकी कुंडली के 12 अलग-अलग घरों में बैठता है, तो वो आपसे क्या सवाल पूछता है, वो आपको क्या सिखाना चाहता है और वो आपको कौन-सी मंज़िल तक ले जाना चाहता है। ये सीरीज़ केतु से आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि केतु को समझने के लिए है। ये जानने के लिए है कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन-सा क्षेत्र है जहाँ आपको दुनियावी चीज़ों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। ये सीरीज़ आपको आपके उन छिपे हुए हुनर और उस आध्यात्मिक शक्ति से मिलाने के लिए है, जो आप अपने साथ पिछले जन्मों से लेकर आए हैं। लगन में केतु आपको एक रहस्यमयी और बहुत ही गहरी सोच वाला इंसान बनाता है। आप हमेशा खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों हूँ? ये दुनिया आपको कभी-कभी समझ ही नहीं आती। ज्योतिष में केतु को एक धड़ माना गया है, यानी एक ऐसा शरीर जिसका सिर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यह तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहीं पर सारा रहस्य छुपा है। जब सिर नहीं होता तो दिमाग भी नहीं होता, और जब दिमाग नहीं होता तो दुनिया की मोह माया, छल कपट, हिसाब किताब, ये सब चीज़ें भी नहीं होती। ऐसा इंसान दिल से सोचता है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, और यही लगन के केतु वाले लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है। आपकी इंट्यूशन, यानी किसी बात को पहले से ही महसूस कर लेने की ताकत कमाल की होती है। आपके सामने कोई कितना भी बनावटी व्यवहार करे, आपको अंदर की सच्चाई पता चल जाती है। आपको सपने बहुत आते होंगे, और कई बार तो वो सपने सच भी हो जाते होंगे। लोग हैरान रह जाते होंगे कि आपको ये बात कैसे पता चली, जबकि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। आपको बस अंदर से लगता है। ये केतु का ही कमाल है। आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आपसे कोई झूठ नहीं बोल पाता, या अगर बोलता भी है तो पकड़ा जाता है। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। आपको बहुत बढ़िया गाड़ी, बढ़े घर या ब्रांडेड कपड़ों से उतना लगाव नहीं होता जितना दूसरों को होता है। आपको असली खुशी छोटी-छोटी चीज़ों में मिलती है, जैसे किसी की मदद करने में, प्रकृति के बीच समय बिताने में, या फिर किसी गहरे विषय पर कुछ समझने में। आप एक मिनिमलिस्ट होते हैं, यानी कम चीज़ों में भी खुश रहना जानते हैं। ये गुण आपको ज़िंदगी में बहुत सुकून देता है, क्योंकि जहाँ बाकी लोग हमेशा और ज़्यादा पाने की दौड़ में, तनाव में रहते हैं, वहीं आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। केतु रिसर्च का कारक है, गहराई का कारक है।
जब यह लगन में बैठता है तो आपको किसी भी विषय की तह तक जाने की आदत देता है। अगर आपको कोई विषय पसंद आ गया, चाहे वो ज्योतिष हो, विज्ञान हो, इतिहास हो या कोई और गुप्त विद्या हो, तो आप उसमें इतना डूब जाएँगे कि एक विशेषज्ञ बन जाएँगे। आप घंटों तक उसके बारे में पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं। आपकी ये खूबी आपको अपने काम के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती है, खासकर उन कामों में जहाँ गहरी खोज या विश्लेषण की ज़रूरत होती है, जैसे कि जासूसी, वैज्ञानिक रिसर्च, डेटा एनालिसिस या फिर आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत स्वाभाविक रूप से होता है। आपको पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान इन सब चीज़ों में बहुत शांति मिलती है। आपको महसूस होता है कि इस दुनिया के पार भी कुछ है और आप उसे जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। हो सकता है कि आप किसी गुरु से जुड़ें या खुद ही अपने रास्ते की तलाश करें। ये केतु आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए ही आया है। आपके पिछले जन्म के बहुत सारे अच्छे कर्म आपके साथ हैं, जिनकी वजह से आपको इस जन्म में अध्यात्म की राह मिली है। आपकी एक और खूबी है कि आप बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करते। आप हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं, उसकी जाँच-पड़ताल करते हैं और जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उसे मानते नहीं हैं। शुरू में लोगों को यह आपका अड़ियलपन लग सकता है, लेकिन लंबी दौड़ में यह आपको धोखे और गलतियों से बचाता है, क्योंकि आप दुनिया की दौड़ से थोड़ा अलग रहते हैं। आप पर तनाव और चिंता का असर भी कम होता है। आपको छोटी-मोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, समाज क्या सोच रहा है, इन चीज़ों की आप ज़्यादा परवाह नहीं करते। आप अपनी ही धुन में रहते हैं। यह गुण आपको मानसिक रूप से बहुत मज़बूत बनाता है। जब ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो जहाँ दूसरे लोग टूट जाते हैं, वहीं आप शांत रहकर उसका हल निकाल लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये वैराग्य का भाव आपको बहुत हिम्मती बना देता है। आपकी सोच और काम करने का तरीका सबसे अलग होता है। आप लीक से हटकर सोचते हैं। जहाँ सब लोग एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं, आप अपना एक नया रास्ता बना लेते हैं। इसी वजह से आप जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो बहुत ही अनोखा और यादगार होता है। लोग आपको शायद देर से समझें, लेकिन जब समझते हैं तो आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। जहाँ लगन का केतु इतने सारे अच्छे गुण देता है, वहीं इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, वो है पहचान का संकट, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। क्योंकि केतु का सिर नहीं है और वो आपके लगन, यानी आपके स्वयं के घर में बैठा है, तो आपको अक्सर ये महसूस होता है कि मैं कौन हूँ? आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ नहीं आता। आप कभी कुछ करना चाहते हैं, तो कभी कुछ और। आप एक जगह टिक कर नहीं रह पाते। आज आपको लगेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कल लगेगा कि मुझे साधु बन जाना चाहिए और परसों लगेगा कि मुझे एक कलाकार बनना है। ये कन्फ्यूज़न आपको अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। दूसरा नुकसान है आत्मविश्वास की कमी। आप काबिल होते हुए भी खुद पर शक करते हैं। आपको हमेशा लगता है कि आप में कुछ कमी है, आप दूसरों से बेहतर नहीं हैं। इस वजह से आप कई बार अच्छे मौके भी हाथ से जाने देते हैं। आप अपनी बात को पूरे भरोसे के साथ दूसरों के सामने नहीं रख पाते। लोग आपके इस स्वभाव का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपको लगता है कि शायद आपको कोई पसंद नहीं करता या कोई आपको समझता नहीं है। सामाजिक रूप से आप थोड़ा कट कर रहते हैं। आपको पार्टियों में जाना, बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना, फालतू की बातें करना पसंद नहीं होता। आप अपनी ही छोटी-सी दुनिया में खुश रहते हैं। इस वजह से लोग आपको घमंडी या अजीब समझ सकते हैं। आपको दोस्त बनाने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप हर किसी से उतनी जल्दी घुल-मिल नहीं पाते। यह अकेलापन कभी-कभी आपको उदास भी कर देता है। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है, इसलिए यह ऐसी बीमारियाँ दे सकता है जिनका पता लगाना मुश्किल हो। त्वचा से जुड़ी समस्याएँ, एलर्जी या कोई ऐसी बीमारी जिसका कारण डॉक्टरों को भी जल्दी समझ ना आए, यह लगन के केतु की वजह से हो सकता है। साथ ही सिर में दर्द, बेचैनी और बिना वजह की घबराहट भी महसूस हो सकती है। आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रिश्तों में भी यह केतु थोड़ी दूरी बना देता है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे जता नहीं पाते। आपका डिटैच्ड स्वभाव, यानी किसी चीज़ से ज़्यादा न जुड़ने का भाव, आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते या उनकी परवाह नहीं करते, जबकि सच्चाई इसके उलट होती है। आप बस अपने प्यार को दुनिया की तरह दिखाना नहीं जानते। इस वजह से आपके प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन में गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं। आप खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। मतलब आप अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत कोसते हैं। अगर आपसे कोई छोटा-सा भी काम गलत हो जाए, तो आप उस बात को मन में लेकर बैठे रहते हैं और खुद को सज़ा देते रहते हैं।
यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको खुद को माफ़ करना सीखना होगा। ज्योतिष में हर समस्या के साथ उसका समाधान भी बताया गया है। कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं और उसके अच्छे फलों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है भगवान गणेश की पूजा करना। श्री गणेश जी को केतु के देवता माना जाता है। आपको हर रोज़ या कम से कम हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आप देखेंगे कि आपके मन की बेचैनी और कन्फ्यूजन धीरे धीरे शांत होने लगेगी। दूसरा उपाय है ध्यान यानी मेडिटेशन। केतु आपको बाहरी दुनिया से काटकर अंदर की दुनिया से जोड़ता है। इसलिए अगर आप रोज़ 10-15 मिनट भी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आपका मन स्थिर होगा। आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगेंगे। तीसरा उपाय बहुत ही आसान है, कुत्तों की सेवा करें। सड़क के कुत्तों को रोटी, बिस्किट या दूध दें। ज्योतिष में कुत्ते को केतु का प्रतीक माना गया है। जब आप कुत्तों की सेवा करते हैं तो केतु आपसे प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। चौथा, अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। केतु को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना घर और काम करने की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें। फटे पुराने और गैर ज़रूरी सामान को घर से निकालते रहें। और आखिरी उपाय है किसी भी तरह की सेवा या दान से जुड़ना। आप किसी आश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं, गरीबों को कंबल दान कर सकते हैं या किसी अस्पताल में मरीजों की मदद कर सकते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो केतु का वैराग्य वाला गुण सही दिशा में काम करने लगता है और आपको बहुत मानसिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी लगन में बैठे केतु की पूरी कहानी। आप इन उपायों को अपनाइए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे सकारात्मक बदलाव आते हैं। दूसरे घर का केतु आपको अपने परिवार और पैसे से एक अजीब सी दूरी देता है। आपकी बातें बहुत गहरी और रहस्यमयी हो सकती हैं और पैसा आपके हाथ में ज़्यादा टिकता नहीं है। अक्सर जब लोग दूसरे घर में केतु का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि यह घर धन और परिवार का है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि केतु एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और रहस्यमयी ग्रह है और जब वो ज्ञान और वाणी के घर में बैठता है तो इंसान को आम से खास बना देता है। आपकी सबसे बड़ी खूबी है आपकी वाणी, आपकी आवाज़। लेकिन आपकी वाणी वैसी नहीं होती जैसी आम लोगों की होती है। आप बहुत कम बोलते हैं। आप फालतू की बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से निकले शब्द सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। आपकी बातों में एक अजीब सी गहराई होती है, एक वजन होता है। आप वो बातें कह जाते हैं जो दूसरों ने कभी सोची भी नहीं होती। कई बार तो आपके मुंह से निकली बात भविष्य में सच भी हो जाती है। लोग कहते होंगे कि आपकी जुबान पर सरस्वती बैठती है। ये केतु का ही आशीर्वाद है जो आपको इतना इंट्यूटिव बनाता है। आपकी आवाज़ में एक चुंबकीय खिंचाव हो सकता है। आप एक बेहतरीन वक्ता, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषी या एक ऐसे काउंसलर बन सकते हैं जिसकी सलाह लोगों की ज़िंदगी बदल दे। अब बात करते हैं पैसे की। हाँ, ये सच है कि केतु को भौतिक चीज़ों से लगाव नहीं है। इसीलिए आप पैसा जोड़ने के पीछे पागलों की तरह नहीं भागते। और यही आपका सबसे बड़ा फायदा है। जहाँ सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग भाग कर तनाव और बीमारियों का शिकार हो रही है, वहीं आप एक सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। आपको पता है कि ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। यह जो वैराग्य का भाव है, यह आपको मानसिक रूप से बहुत अमीर और शांत बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसा कमाते नहीं हैं। आप कमाते हैं और कई बार तो बहुत अच्छा कमाते हैं। लेकिन आपके पैसे कमाने के ज़रिए बहुत अलग और अनोखे होते हैं। आप उन कामों से पैसा कमाते हैं जिनमें गहराई, रिसर्च और रहस्य छुपा हो। जैसे कि आप ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग जैसी गुप्त विद्याओं से पैसा कमा सकते हैं। आप एक बहुत बड़े रिसर्चर या वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप एक शानदार जासूस या खुफिया विभाग के अधिकारी बन सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, कोडिंग, हैकिंग, इन सब कामों में भी आपको महारत हासिल हो सकती है, क्योंकि यह भी एक छिपी हुई भाषा है। केतु विदेश का भी कारक है, तो आपको विदेशी भाषाओं से, विदेशी कंपनियों के साथ काम करने से या विदेश में रहकर भी बहुत धन लाभ हो सकता है। आप भाषाओं के विशेषज्ञ बन सकते हैं, एक बेहतरीन ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बन सकते हैं। परिवार की बात करें तो दूसरा घर आपके कुटुंब का है। यहाँ बैठा केतु आपको परिवार की छोटी छोटी बातों, राजनीति और लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठा देता है। आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते।
आप परिवार में रहते हुए भी एक साक्षी की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह रहते हैं। आप सबको देखते हैं, समझते हैं, लेकिन किसी चीज़ में उलझते नहीं हैं। इस वजह से जब परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो आप ही वो इंसान होते हैं जो सबसे शांत दिमाग से उसका हल निकालता है। आपकी सलाह उस वक़्त बहुत काम आती है। आपकी खाने-पीने की आदतें भी बहुत सरल होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार या शाही खाने का शौक नहीं होता। आप सादे भोजन में ही संतुष्ट रहते हैं। यह आदत लंबी उम्र तक आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में बहुत मदद करती है। आपकी एक और बहुत बड़ी खूबी है कि आप पुरानी और प्राचीन चीज़ों के रहस्य को समझने की क्षमता रखते हैं। आपको इतिहास, पुरानी सभ्यताओं, धर्म ग्रंथों और पांडुलिपियों को समझने और समझने में बहुत मज़ा आता है। आप इन क्षेत्रों में रिसर्च करके बहुत नाम कमा सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे पुरातत्वविद या इतिहासकार भी बन सकते हैं। आपकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, खासकर उन चीज़ों को लेकर जिनमें आपकी रुचि हो। आप सालों पुरानी बातें भी ऐसे याद रखते हैं जैसे कल ही हुई हों। ये केतु की ही देन है कि वो आपको अतीत की गहराइयों से जोड़कर रखता है। कुल मिलाकर दूसरा घर का केतु आपको भीड़ से अलग एक ऐसा ज्ञानी और सुलझा हुआ इंसान बनाता है, जिसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ होता है। बस शर्त यह है कि आप अपनी इस अनोखी शक्ति को पहचानें। उन चुनौतियों की बात करते हैं जो दूसरे घर का केतु आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है। सबसे बड़ी और आम समस्या जो देखी जाती है, वो है पैसे का न रुकना। इसे कहते हैं धन का संचय न हो पाना। आपके पास पैसा आता तो है और कई बार बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। जैसे एक जेब से आया और दूसरी से निकल गया। आपके खर्चे अचानक से आ जाते हैं। कभी घर में कुछ खराब हो गया, कभी किसी की सेहत पर खर्च हो गया, या फिर आपने खुद ही बिना सोचे समझे कहीं पैसा लगा दिया और वो डूब गया। आपको पैसों का हिसाब किताब रखना, बजट बनाना, ये सब बहुत बोरिंग लगता है। इस वजह से आपको जीवन में कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, भले ही आप कमाते अच्छा हों। दूसरी दिक्कत आती है आपकी वाणी को लेकर। जहाँ एक तरफ आपकी बातें बहुत गहरी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा रूखी, सीधी और कड़वी भी हो सकती हैं। आप जो महसूस करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुँह पर बोल देते हैं। आपको ये समझ नहीं आता कि किस बात को कहाँ और कैसे बोलना है। आपकी इस आदत की वजह से लोग आपको गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप घमंडी हैं या जानबूझकर उनका दिल दुखाना चाहते हैं। इस चक्कर में आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। कई बार आप बोलना कुछ चाहते हैं और आपके मुँह से कुछ और ही निकल जाता है, जिसका आपको बाद में पछतावा होता है। परिवार से अलगाव या दूरी एक और बड़ा मुद्दा है। दूसरा घर आपके बचपन के परिवार का है। यहाँ केतु का होना यह दिखाता है कि आपका अपने परिवार के साथ एक अजीब सा रिश्ता रहता है। या तो आपको बचपन में किसी कारण से परिवार से दूर रहना पड़ता है, या फिर परिवार में रहते हुए भी आप खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपके परिवार वाले आपको समझते नहीं हैं, आपकी सोच उनसे मेल नहीं खाती। विचारों का यह टकराव घर में अक्सर तनाव का माहौल बना देता है। स्वास्थ्य के मामले में दूसरा घर आपके चेहरे, आँखें, खासकर दाहिनी आँख, दाँत और गले को दिखाता है। तो यहाँ बैठा केतु इन अंगों से जुड़ी परेशानियाँ दे सकता है। दाँतों में कोई समस्या, मसूड़ों में तकलीफ, आँखों की रोशनी में कमी या गले में खराश जैसी दिक्कतें लगी रह सकती हैं। आपको अपनी खाने-पीने की आदतों पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लापरवाही करने पर पेट से जुड़ी समस्याएँ भी हो सकती हैं। आत्मविश्वास में कमी भी देखी गई है, खासकर जब बात अपनी कीमत या अपनी वैल्यू की आती है। आपको हमेशा लगता है कि आप उतने काबिल नहीं हैं जितना दूसरे लोग हैं। आप अपनी उपलब्धियों को भी कम करके आंकते हैं। यह कमी आपको करियर में आगे बढ़ने से रोक सकती है। बचपन में भी थोड़ी परेशानियां वो रह सकती हैं। हो सकता है कि आपको बचपन में पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने में दिक्कत आई हो, या फिर आपका बचपन आर्थिक या पारिवारिक तनाव में बीता हो। वो बीती हुई बातें आपके मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं, जिससे आप आसानी से उबर नहीं पाते। इन सभी चुनौतियों को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इनसे निराश ना हो, बल्कि इनका समाधान खोजें। अब बात करते हैं उन सरल और चमत्कारी उपायों की, जिन्हें अपनाकर आप दूसरे घर के केतु के बुरे प्रभावों को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है अपनी वाणी को मीठा बनाना। आप जब भी बोलें, सोच समझकर और प्यार से बोलें। इस आदत को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। हर रोज़ सुबह उठकर शहद या मिश्री का थोड़ा-सा सेवन करें। इससे आपकी वाणी में स्वाभाविक रूप से मिठास आने लगेगी। दूसरा उपाय भगवान गणेश जी से जुड़ा है। गणेश जी केतु के अधिपति देव हैं।
आपको हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए और उन्हें दूर्वा और बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए। घर पर रहकर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करने से आपके धन से जुड़ी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तीसरा उपाय आपके धन को बचाने के लिए है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से किसी धार्मिक स्थान पर या किसी ज़रूरतमंद की शिक्षा के लिए दान करें। जब आप खुद से पैसा बाहर निकालते हैं तो केतु उसे बेवजह के खर्चों में बर्बाद नहीं करवाता। साथ ही सोना या केसर हमेशा अपने पास या घर की तिजोरी में रखें। चौथा उपाय कुत्तों की सेवा है। यह केतु का अचूक उपाय माना जाता है। अपने घर के आसपास के कुत्तों को रोजाना दूध और रोटी खिलाएं। जब आप निस्वार्थ भाव से जानवरों की सेवा करते हैं तो केतु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। और पांचवा उपाय है, हमेशा अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगा कर रखें। दूसरा घर माथे का भी प्रतिनिधित्व करता है। तिलक लगाने से आपका केतु नियंत्रित रहता है और आपके विचार सकारात्मक बनते हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कि कैसे केतु आपके लिए परेशानी का नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और अनोखी सफलताओं का कारण बनता है। तीसरे घर का केतु आपको बेहिसाब हिम्मत और लिखने की अद्भुत कला देता है, पर यह आपको भाई बहनों और करीबी लोगों से एक अजीब सी दूरी भी महसूस करवाता है। तीसरे घर को ज्योतिष में पराक्रम भाव कहते हैं, यानी आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और आपके जोखिम उठाने की क्षमता का घर। और जब यहाँ केतु जैसा ग्रह बैठता है तो वो इस हिम्मत को 100 गुना बढ़ा देता है। आप उन लोगों में से होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। जहाँ दूसरे लोग किसी काम को करने से पहले 10 बार सोचते हैं, आप बस उसमें कूद पड़ते हैं। यह गुण आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाता है। आप सेना, पुलिस, एडवेंचर स्पोर्ट्स या किसी भी ऐसे फील्ड में कमाल कर सकते हैं जहाँ जान का जोखिम हो। आप एक बेहतरीन सर्जन भी बन सकते हैं क्योंकि आपके हाथ नहीं काँपते। आपके अंदर एक अजीब-सी निडरता होती है जो लोगों को हैरान कर देती है। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े हथियार की, और वो है आपकी कलम। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है और केतु गहराई का। जब ये दोनों मिलते हैं तो आप एक कमाल के लेखक बनते हैं। आप ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपके शब्द सीधे लोगों की आत्मा को छू जाते हैं। आपकी लिखने की शैली बहुत ही रहस्यमयी, गहरी और शोध वाली होती है। आप फिक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, आध्यात्मिक किताबें या किसी बहुत ही टेक्निकल विषय पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज़ होती है। आपको नए-नए आइडियाज़ आते हैं जो किसी और के दिमाग में नहीं आते। आज के ज़माने में आप एक बेहतरीन कंटेंट राइटर, ब्लॉगर या स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। आपकी लिखी हुई चीज़ें लोगों पर एक गहरा असर छोड़ती हैं। ये घर आपके हाथों के कौशल का भी है। केतु जब यहाँ होता है तो आपको किसी एक हुनर में माहिर बना देता है। ये हुनर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोडिंग करना, किसी मशीन को ठीक करना या फिर चित्रकारी करना। जब आप वो काम करते हैं तो आप दुनिया को भूल जाते हैं। आपका फोकस इतना ज़बरदस्त होता है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। आप उस काम में इतने डूब जाते हैं कि आप एक परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। यह गुण आपको आपके प्रोफेशन में बहुत सम्मान दिलाता है। आपकी एक और खूबी है कि आप बहुत आत्मनिर्भर होते हैं। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने फैसले खुद लेते हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। आप किसी के एहसान के नीचे दबना पसंद नहीं करते। यह स्वतंत्र स्वभाव आपको ज़िंदगी में बहुत मजबूत बनाता है। आप यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं, खासकर छोटी-छोटी यात्राओं के। आपको नई जगहों पर जाना, नई चीज़ें खोजना बहुत पसंद होता है। ये यात्राएं अक्सर अचानक ही बन जाती हैं और ये आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। आध्यात्मिक रूप से भी यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। आपकी रुचि हमेशा उन विषयों में रहेगी जो गुप्त हैं, रहस्यमयी हैं। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ध्यान, योग, इन सब की तरफ आप स्वाभाविक रूप से खिंचे चले जाते हैं। आप इन विद्याओं को बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत मजबूत होती है। आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। आपकी सोच बहुत ही अनोखी और मौलिक होती है। आप किसी की नकल करना पसंद नहीं करते। आप हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। समाज की बनाई हुई लकीरों पर चलना आपको पसंद नहीं। इसी वजह से आप जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लीक से हटकर होता है और लोग आपको आपके अनोखे काम के लिए याद रखते हैं। संक्षेप में कहें तो तीसरा घर का केतु अगर सही दिशा में काम करे तो आपको एक साहसी, प्रतिभाशाली और अनोखा इंसान बना देता है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता।
तीसरे घर का केतु जहाँ आपको असीम हिम्मत देता है, वहीं कुछ ऐसी परेशानियाँ भी खड़ी कर देता है, जिन्हें समझना और सँभालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है आपके छोटे भाई-बहनों के साथ आपका रिश्ता। तीसरा घर छोटे भाई-बहनों का होता है और केतु अलगाव का ग्रह है। इसीलिए अक्सर ये देखा गया है कि या तो आपके छोटे भाई-बहन होते ही नहीं, या अगर होते हैं तो उनसे आपके रिश्ते में एक दूरी बनी रहती है। आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये जता नहीं पाते। आपके विचार उनसे मेल नहीं खाते और इस वजह से अक्सर बहस या मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। आपको महसूस होता है कि आप एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी जो बेहिसाब हिम्मत है, वो कई बार लापरवाही और दुस्साहस में बदल जाती है। आप बिना सोचे समझे ऐसे जोखिम उठा लेते हैं जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तेज़ गाड़ी चलाना, बेवजह किसी से झगड़े में पड़ जाना या किसी खतरनाक जगह पर चले जाना, ये सब आपकी आदत में शामिल हो सकता है। आपको चोट चपेट लगने का खतरा भी बना रहता है, खासकर कंधों, हाथों और गले के हिस्से में। कम्युनिकेशन के मामले में भी आपको दिक्कतें आती हैं। आप लिखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, तो आप या तो चुप रह जाते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बहुत रूखा और कड़वा होता है। आपको शुगर कोट करके बात करना नहीं आता, आप सीधे मुद्दे की बात करते हैं, जिससे लोग आपको घमंडी या असंवेदनशील समझ सकते हैं। इस वजह से आपके पड़ोसी, सहकर्मी और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते। मानसिक बेचैनी और भटकाव एक और समस्या है। आपका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। उसमें हर समय हज़ारों विचार चलते रहते हैं। इस वजह से आप किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। यह आदत आपके करियर के लिए अच्छी नहीं होती। आपको रात में नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। दस्तावेज़ी कामों और कागज़ पत्रों से आपको नफ़रत होती है। फॉर्म भरना, फाइलें बनाना, हिसाब-किताब रखना, यह सब आपको एक बोझ की तरह लगता है। इस लापरवाही की वजह से आपको कई बार सरकारी कामों या ऑफ़िस के कामों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी मेहनत में भी निरंतरता की कमी रहती है। आप जब किसी काम को करने पर आते हैं तो दिन-रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर अचानक आपका मन उससे उचट जाता है और आप उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। ये स्टार्ट स्टॉप वाला रवैया आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचने में देर लगाता है। आपको अपने प्रयासों में एक लय बनाए रखने की ज़रूरत होती है। इन चुनौतियों को जानकर घबराना नहीं है, बल्कि इन्हें एक अवसर की तरह देखना है, जिस पर काम करके आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भगवान गणेश जी की आराधना। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और केतु के बुरे प्रभावों को शांत करते हैं। हर रोज सुबह ओम गम गणपतये नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। इससे आपका मन शांत होगा और आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचेंगे। दूसरा, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। उनसे बात करें, उनकी सुने और हर बुधवार को उन्हें कोई हरा तोहफा दें, जैसे कि कोई पौधा या हरे रंग के कपड़े। अगर यह संभव ना हो, तो आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपकी बेचैनी और आक्रामकता को सही दिशा देने के लिए है। अपनी ऊर्जा को किसी शारीरिक गतिविधि में लगाएं। रोजाना व्यायाम करें, दौड़ लगाएं या कोई खेल खेलें। इसके अलावा साल में कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करें। यह मंगल और केतु दोनों की ऊर्जा को शांत करने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। चौथा, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए हर रोज कुछ देर के लिए मौन रहने का अभ्यास करें और जब बोलें तो बोलने से पहले एक पल के लिए सोचें। आप अपने गले में एक चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। इससे आपकी वाणी में सौम्यता आती है। और आखिरी उपाय जो केतु के लिए हमेशा कारगर होता है, वो है आवारा कुत्तों की सेवा। उन्हें रोजाना रोटी या बिस्किट खिलाएं। जब आप बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं, तो केतु की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाती है और आपके रास्ते की सारी रुकावटें दूर होने लगती हैं। इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप महसूस करेंगे कि जो केतु आपको परेशान कर रहा था, वही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। चौथे घर का केतु आपको घर, परिवार और जन्मभूमि से एक अजीब सा अलगाव देता है। आपको भौतिक सुखों में असली खुशी नहीं मिलती। आपकी तलाश हमेशा मन की शांति की होती है। ज़्यादातर लोग इस स्थिति को सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि चौथा घर सुख स्थान है, यानी हमारी खुशी का घर। लेकिन वो यह नहीं समझते कि केतु यहाँ बैठकर आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज़ देता है, और वो है आध्यात्मिक जागृति। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपका असली घर यह ईंट पत्थर का मकान नहीं,
बल्कि आपके अंदर है। आप एक पैदाइशी ध्यानी, मेडिटेटर हैं। आपको बाहरी दुनिया के शोर-शराबे में उतना सुकून नहीं मिलता, जितना आँखें बंद करके अपने अंदर झाँकने में मिलता है। आपकी इंट्यूशन यानी किसी चीज़ को पहले से महसूस करने की शक्ति कमाल की होती है, खासकर अपने घर, परिवार और ज़मीन से जुड़े मामलों में। अगर घर में कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है, तो आपको उसका अंदाज़ा पहले ही लग जाता है। आपको सपने बहुत आते होंगे, जो आपको आने वाले समय के लिए आगाह करते हैं। यह एक दैवीय शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप भौतिक चीज़ों के गुलाम नहीं बनते। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है या आपका घर कितना आलीशान है। आप इन चीज़ों को बस एक ज़रूरत की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे दिल नहीं लगाते। ये जो डिटैचमेंट यानी अनासक्ति का भाव है, ये आपको ज़िंदगी के बहुत सारे दुखों और तनाव से बचा लेता है। जब आप चीज़ों से दिल नहीं लगाते, तो उनके खोने का डर भी नहीं रहता। ये गुण आपको मानसिक रूप से बहुत आज़ाद और हल्का महसूस कराता है। ये स्थिति आपको अपनी जड़ों, अपने कुल और अपने पूर्वजों से बहुत गहराई से जोड़ती है। आपको अपने परिवार के इतिहास, अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के बारे में जानने में बहुत रुचि होती है। आप उन पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, जिन्हें बाकी लोग भूल चुके होते हैं। यह केतु असल में आपके पिछले जन्मों के ज्ञान का भंडार है और इस जन्म में वो आपको अपनी जड़ों की ओर वापस ले जा रहा है। आप एक बेहतरीन इतिहासकार, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट या किसी भी ऐसे विषय के शोधकर्ता बन सकते हैं, जिसका संबंध ज़मीन के नीचे छुपे रहस्यों से हो। चौथे घर का केतु अक्सर इंसान को अपनी जन्मभूमि से दूर ले जाकर सफलता दिलाता है। यह एक बहुत ही मजबूत योग है विदेश में बसने का या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर काम करने का। आप जितना अपनी जड़ों से, अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा तरक्की करते हैं। वहाँ जाकर आपको एक अजीब-सा सुकून मिलता है, आपको लगता है कि शायद यही आपकी असली जगह है, क्योंकि आप दुनिया की मोह-माया से दूर रहते हैं। आप एक बहुत अच्छे सलाहकार, हीलर या आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। लोग अपनी परेशानियाँ लेकर आपके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी मौजूदगी में एक शांति महसूस होती है। आप बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। आपकी सलाह में एक गहराई होती है, जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आपको गुप्त विद्याओं जैसे कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, फेंग शुई में भी बहुत गहरी रुचि और समझ हो सकती है। आप किसी भी घर में घुसते ही वहाँ की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि उस घर में क्या गड़बड़ है। आप इन विद्याओं का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में सुख शांति लाने का काम कर सकते हैं। संक्षेप में, चौथा घर का केतु आपको दुनिया के सुखों से दूर करके उस परम सुख की ओर ले जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। यह आपको एक आम इंसान से उठाकर एक संत की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। चौथे घर का केतु जहां आपको अंदर से अमीर बनाता है, वहीं बाहरी दुनिया में कुछ गहरी परेशानियां भी देता है, जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे गहरी पीड़ा जो यह स्थिति देती है, वो है मन की शांति में कमी। चौथा घर हमारे मन का है, हमारी भावनाओं का है। केतु यहाँ बैठकर एक खालीपन, एक बेचैनी पैदा करता है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि कुछ तो कमी है। आपको अपने ही घर में घुटन महसूस हो सकती है। आपका घर बदलने का, जगह बदलने का बार-बार मन करता है। आप एक जगह टिक कर नहीं रह पाते। यह एक ऐसी अंदरूनी रेस्टलेसनेस है, जिसे आप खुद भी नहीं समझ पाते। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है माँ के साथ संबंधों में। चौथा, घर माँ का होता है। केतु यहाँ बैठकर माँ से या तो शारीरिक दूरी बना देता है, जैसे आप बचपन से ही हॉस्टल में रहें या काम के सिलसिले में दूर चले जाएँ, या फिर वैचारिक मतभेद पैदा करता है। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों की सोच, दुनिया को देखने का नज़रिया इतना अलग होता है कि आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। कई बार माँ की सेहत को लेकर भी चिंताएं बनी रहती हैं। घर और प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अपना खुद का घर बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं। या तो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता, या फिर ज़मीन का कोई विवाद हो जाता है, या फिर घर बन भी जाए तो उसमें सुकून नहीं मिलता। आपको बार-बार घर बदलना पड़ सकता है। घर में हमेशा कुछ न कुछ टूट-फूट, रिपेयर का काम लगा रहता है। गाड़ी और वाहनों से भी परेशानी होती है। आपकी गाड़ी बार-बार खराब हो सकती है या फिर छोटी-मोटी दुर्घटना का योग भी बना रहता है।
आपका बचपन भी थोड़ा उथल-पुथल भरा हो सकता है। आपको बचपन में वो प्यार और भावनात्मक सुरक्षा शायद नहीं मिली जिसकी आपको ज़रूरत थी। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण या ठंडा हो सकता है। बचपन की वो यादें आपके मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं, जिससे आप बड़े होकर भी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। छाती, फेफड़ों और दिल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत, छाती में भारीपन या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार यह सिर्फ मानसिक होता है, एक तरह का एंग्जाइटी अटैक, लेकिन यह आपको शारीरिक रूप से भी परेशान करता है। आप लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने में बहुत समय लेते हैं। आप जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते और अपनी भावनाएं किसी के सामने जाहिर नहीं करते। इस वजह से लोग आपको ठंडा और अलग-थलग समझ सकते हैं, जबकि आप अंदर से बहुत संवेदनशील होते हैं। ये आदत आपको रिश्तों में अकेला महसूस कराती है। आप हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश में रहते हैं, जो आपको बिना कहे समझ सके, जो आपकी आत्मा से जुड़ सके। ज्योतिष में चौथे घर के केतु के लिए बहुत ही सरल और असरदार उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है अपनी माँ का सम्मान करना और उनकी सेवा करना। रोज सुबह उठकर उनके पैर छुए। अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो रोज उन्हें फ़ोन करें। उनके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करें। जब आपकी माँ आपसे खुश रहेंगी तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और केतु का बुरा प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा उपाय है भगवान गणेश जी की शरण में जाना। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। इससे आपके मन की बेचैनी शांत होगी और घर परिवार में सुख शांति का वास होगा। तीसरा, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। घर में किसी भी तरह का कबाड़ या टूटी फूटी चीज़ें इकट्ठा ना होने दें। घर में सुबह शाम गूगल या कपूर का धुआं करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और केतु शांत होता है। चौथा उपाय, जो बहुत ही चमत्कारी है, वो है चांदी का प्रयोग करना। आप चांदी के गिलास में पानी या दूध पिए। इससे आपका मन शांत रहेगा और भावनात्मक उथल-पुथल कम होगी। आप अपनी माँ को भी कोई चांदी की चीज़ तोहफे में दे सकते हैं। और पाँचवाँ उपाय, जो केतु का रामबाण इलाज है, वो है कुत्तों की सेवा। काले और सफ़ेद रंग के कुत्ते को, यानी 2 रंगे कुत्ते को दूध रोटी खिलाने से चौथे घर का केतु बहुत ही शुभ फल देने लगता है। इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करें और फिर देखें कि जो घर आपको बंधन लगता था, वही आपके लिए मोक्ष का द्वार कैसे बन जाता है। 5वें घर का केतु आपके पिछले जन्म के ज्ञान का खजाना है, पर यह आपको पढ़ाई, प्यार और बच्चों के मामले में बहुत उलझन और असंतुष्टि भी देता है। 5वें घर को ज्योतिष में पूर्व पुण्य स्थान कहते हैं, यानी आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल यहीं से मिलता है। और केतु क्या है? केतु खुद ही हमारे पिछले जन्मों का प्रतीक है। तो जब केतु अपने ही मतलब के घर में आकर बैठता है, तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ योग बनाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने साथ पिछले जन्म से कोई न कोई अद्भुत हुनर या गहरा ज्ञान लेकर पैदा हुए हैं। हो सकता है कि आपको बचपन से ही किसी खास भाषा की समझ हो, या आप कोई संगीत वाद्य यंत्र बिना सीखे ही बहुत अच्छा बजा लेते हों, या फिर ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं की बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती हों। यह आपका इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों का संचित ज्ञान है जो केतु के जरिए अब बाहर आ रहा है। आप एक बेहतरीन शोधकर्ता, रिसर्चर बन सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि किसी भी चीज़ की तह तक जाने की क्षमता रखती है। आप चीज़ों को उस नज़रिए से देख सकते हैं जहाँ तक आम इंसान की सोच भी नहीं पहुँच पाती। 5वां, घर हमारी बुद्धि का भी है। आपकी बुद्धि पारंपरिक या किताबी नहीं होती। आप स्कूल कॉलेज में शायद औसत छात्र रहे हों, लेकिन आपकी असल बुद्धि ज़िंदगी की पाठशाला में काम करती है। आपकी पकड़ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेज, कोडिंग, शेयर बाज़ार के तकनीकी विश्लेषण जैसी चीज़ों में बहुत मजबूत हो सकती है। आप इन क्षेत्रों में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल हो। आपकी सोच बहुत ही मौलिक और लीक से हटकर होती है। ये घर मंत्रों का भी है। केतु यहाँ बैठकर आपको मंत्र सिद्धि दे सकता है, यानी आप जब किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। आपकी आवाज़ में, आपकी प्रार्थना में एक अजीब सी शक्ति होती है। आप जब पूरे दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो पूरी होती है। आप एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु, हीलर या योगी बन सकते हैं, क्योंकि आपको ध्वनि और ऊर्जा के रहस्य पता होते हैं। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के मामले में भी आप सबसे अलग होते हैं। आपकी कला में एक गहराई, एक रहस्य और एक वैराग्य का भाव झलकता है।
आप एक ऐसे लेखक हो सकते हैं जो रूहानी विषयों पर लिखता है, एक ऐसे चित्रकार जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाता है, या एक ऐसे संगीतकार जो ऐसी धुनें बनाता है जो सीधे आत्मा को शांति दें। आपकी क्रिएटिविटी दुनिया को मनोरंजन देने के लिए नहीं, बल्कि उसे कुछ सिखाने के लिए होती है। अब बात करते हैं प्यार और रोमांस की। आपको दुनियावी प्यार, जिसमें घूमना फिरना, तोहफे देना शामिल है, उसमें ज़्यादा रुचि नहीं होती। आप एक ऐसे साथी की तलाश में रहते हैं जिसके साथ आपका आत्मिक संबंध बन सके, एक ऐसा रिश्ता जो जिस्म से परे, रूह का हो। शुरू में यह मुश्किल लगता है, लेकिन जब आपको ऐसा कोई साथी मिलता है, तो आपका रिश्ता बहुत ही गहरा और अटूट होता है। आप प्यार में भी वैराग्य रखते हैं, यानी आप अपने साथी पर अधिकार नहीं जताते, उसे पूरी आज़ादी देते हैं। संतान के मामले में भी आपके बच्चे आम बच्चों से बहुत अलग होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक, समझदार और अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व हो सकते हैं। उन्हें एकांत पसंद हो सकता है और उनकी रुचि भी रहस्यमयी और गहरी चीज़ों में हो सकती है। वो आपके लिए इस जन्म में एक गुरु की तरह हो सकते हैं, जो आपको ज़िंदगी का असली मतलब सिखाने आए हैं। कुल मिलाकर पांचवें घर का केतु आपको एक बहुत ही गहरी और ज्ञानी आत्मा बनाता है, जिसका इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ खाना पीना और पैसा कमाना नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। जहाँ यह स्थिति आपको आत्मिक रूप से इतना अमीर बनाती है, वहीं दुनियावी स्तर पर यह कुछ गहरी चुनौतियाँ और खालीपन भी लेकर आती है। अब हम बात करते हैं उस पहलू की जो इस स्थिति की सबसे बड़ी और संवेदनशील चुनौती मानी जाती है, और वो है संतान। पांचवा घर सीधे तौर पर हमारे बच्चों का घर है। केतु एक अलगाववादी और ठंडा ग्रह है। जब वो इस घर में बैठता है तो या तो संतान होने में बहुत देरी होती है, या फिर कई तरह की मेडिकल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्भपात, मिसकैरेज या गर्भधारण में समस्याएं भी यह स्थिति दे सकती है। अगर संतान हो भी जाए तो उनसे वैचारिक मतभेद बहुत होते हैं। आपको हमेशा महसूस होगा कि आप और आपके बच्चे एक ही घर में रहते हुए भी दो अलग-अलग दुनिया में जी रहे हैं। आप उन्हें समझ नहीं पाते और वो आपको समझ नहीं पाते। बच्चों की सेहत को लेकर भी हमेशा कोई न कोई चिंता बनी रह सकती है। दूसरी बड़ी दिक्कत आती है शिक्षा में। पांचवा घर हमारी शिक्षा और सीखने की क्षमता का भी है। केतु यहाँ बैठकर आपकी औपचारिक शिक्षा में रुकावटें डालता है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपको स्कूल कॉलेज का सिस्टम एक बंधन की तरह लगता है। इस वजह से कई बार आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, या आप बार-बार अपने विषय बदलते रहते हैं। आप बहुत बुद्धिमान होते हुए भी अच्छी डिग्रियां हासिल नहीं कर पाते, जिसका असर आपके शुरुआती करियर पर पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में यह केतु बहुत दिल दुखाता है। आपको प्यार में हमेशा धोखा या गलतफहमी ही मिलती है। आप जिससे भी प्यार करते हैं वो आपको समझ ही नहीं पाता। आपके रिश्ते बिना किसी खास वजह के अचानक टूट जाते हैं। आपको लगता है कि शायद प्यार आपकी किस्मत में ही नहीं है। यह केतु आपको प्यार में इतनी ठोकरें खिलाता है कि आपका रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाता है। आप अंदर से बहुत अकेला महसूस करते हैं। यह घर पेट का भी है। केतु यहाँ बैठकर पेट और पाचन से जुड़ी रहस्यमयी बीमारियां दे सकता है। गैस, एसिडिटी या ऐसी कोई समस्या जिसका सही कारण डॉक्टर भी न पकड़ पाए, यह केतु की वजह से हो सकता है। आपको अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पांचवा घर शेयर बाजार और सट्टेबाजी का भी है। केतु यहाँ बैठकर इंसान को अचानक बहुत बड़ा लाभ देने का लालच दिखाता है, लेकिन केतु के पास सिर नहीं है, वो सोच समझकर काम नहीं करता। इसलिए इस स्थिति वाले लोग अगर शेयर बाजार या जुए में पड़ते हैं, तो उन्हें अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उन्हें अपनी ज़िंदगी भर की कमाई गंवानी पड़ सकती है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन आप उसे किसी से कह नहीं पाते। इस वजह से लोग आपको गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप पत्थर दिल हैं, जबकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। यह आदत आपको समाज और परिवार में अकेला कर देती है। ज्योतिष हमें हर समस्या की जड़ तक ले जाकर उसका समाधान भी बताता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है अपने पूर्वजों का सम्मान करना। हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम से कुछ दान करें, जैसे कि किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दें। जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, तो पांचवें घर का केतु शुभ फल देने लगता है। दूसरा शक्तिशाली उपाय भगवान गणेश की उपासना है। गणेश जी बुद्धि और संतान दोनों के कारक हैं। रोजाना ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा।
इससे संतान और शिक्षा से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा उपाय, जो सीधे तौर पर संतान की समस्या के लिए है, वो है बच्चों की सेवा करना। किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को किताबें, कपड़े या खाने पीने की चीज़ें दान करें। आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकते हैं। जब आप दूसरे बच्चों को पिता या माता की तरह प्यार देते हैं, तो केतु आपके अपने बच्चों से जुड़ी परेशानियां कम कर देता है। चौथा, किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाएं। केतु एक बिना सिर का ग्रह है, उसे एक दिशा चाहिए। जब आप एक गुरु बनाते हैं, तो वो आपके केतु को सही दिशा देते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में मंत्र जाप या ध्यान करने से आपको अभूतपूर्व लाभ होगा। पांचवा उपाय, जो केतु के लिए हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो है काले और सफ़ेद यानी दो रंगे कुत्ते की सेवा करना। उसे रोज़ दूध और रोटी खिलाने से केतु के सभी नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और ज़िंदगी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। और एक सलाह जो एक उपाय की तरह ही है, शेयर बाज़ार, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहें। ये आपके लिए बना ही नहीं है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप पाएंगे कि केतु आपके लिए अभिशाप नहीं बल्कि पिछले जन्म का एक वरदान है। छठे घर का केतु आपको दुश्मनों पर एक रहस्यमयी जीत दिलाता है और एक बेहतरीन हीलर बनाता है। लेकिन ये सेहत में ऐसी उलझनें देता है जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। छठा घर ज्योतिष में एक अच्छा घर नहीं माना जाता। इसे रोग, शत्रु, कर्ज और संघर्ष का घर कहते हैं। लेकिन ज्योतिष का एक नियम है कि जब कोई पाप ग्रह किसी बुरे घर में बैठता है, तो वो उस घर की बुरी चीज़ों को नष्ट कर देता है, और केतु यहाँ बैठकर यही करता है। आपकी सबसे बड़ी और सबसे अनोखी शक्ति है आपके दुश्मन। आप सोच रहे होंगे कि दुश्मन शक्ति कैसे हो सकते हैं। वो ऐसे कि आपके दुश्मन खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो भी आपसे दुश्मनी मोल लेता है या आपके खिलाफ कोई साजिश रचता है, उसकी अपनी ज़िंदगी में ही इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं पाता। आप एक तरह से अजात शत्रु होते हैं, यानी जिसका कोई शत्रु ही ना हो। लोग आपको कम आंकने की गलती करते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा आपकी ही होती है। ये गुण आपको राजनीति, कानून और किसी भी तरह की प्रतियोगिता में अजेय बना देता है। आप चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और आपके विरोधी एक एक करके रास्ते से हटते जाते हैं। दूसरी अद्भुत क्षमता जो केतु आपको देता है, वो है बीमारियों को समझने और उन्हें ठीक करने की। आप एक पैदाशी हीलर होते हैं। आपकी बीमारियों की जड़ को पकड़ने की जो समझ होती है, वो कमाल की होती है। आप एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर, सर्जन, नर्स या फार्मासिस्ट बन सकते हैं। लेकिन आपकी असली महारत होती है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, रेकी, प्राणिक हीलिंग या एक्यूपंक्चर। आप मरीज को देखकर ही उसकी समस्या को महसूस कर लेते हैं। आपकी दी हुई दवा या सलाह लोगों पर जादू की तरह काम करती है। आप जानवरों के भी बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। असल में आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये घर नौकरी और सेवा का भी है। आप एक बहुत ही मेहनती और समर्पित कर्मचारी होते हैं। आप जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं, उसकी गहराई में उतर जाते हैं और उसे परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। आप घंटों तक बिना थके काम कर सकते हैं। आपकी समस्या को सुलझाने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। ऑफिस में जब भी कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है जिसे कोई और हल नहीं कर पाता, तो वो काम आपके पास ही आता है। आप उस समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसका ऐसा समाधान निकालते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। यह केतु आपको हर तरह की प्रतियोगिता में सफलता दिलाता है, चाहे वो स्कूल कॉलेज के इम्तिहान हो या फिर कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा। आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी पास करने की क्षमता रखते हैं। आपका सेवा भाव बहुत मजबूत होता है। आपको ज़रूरतमंदों, बीमारों और बेसहारा लोगों की मदद करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। आप किसी एनजीओ, अस्पताल या किसी भी ऐसी संस्था से जुड़कर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जो समाज सेवा का काम करती हो। आपकी ज़िंदगी का असली मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। और आप जितना ज़्यादा दूसरों की सेवा करते हैं, केतु आपको उतनी ही ज़्यादा तरक्की देता है। आपको जानवरों से, खासकर कुत्तों से, एक गहरा लगाव होता है। जानवर भी आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनकी देखभाल करना, उन्हें खाना खिलाना आपको बहुत अच्छा लगता है। यह केतु का ही प्रभाव है जो आपको बेजुबानों से जोड़ता है। संक्षेप में कहें तो छठा घर का केतु आपको एक ऐसा योद्धा बनाता है जो दूसरों के दुखों को हर लेता है और अपनी ज़िंदगी की हर लड़ाई को चुपचाप जीत जाता है।
छठे घर का केतु जहाँ आपको बाहरी दुनिया का विजेता बनाता है, वहीं आपके अपने शरीर और मन के अंदर कुछ गहरी चुनौतियाँ भी पैदा कर देता है। इन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे आम समस्या है आपका अपना स्वास्थ्य। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आप पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब बात खुद की सेहत की आती है तो आप उलझ जाते हैं। आपको ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी एलर्जी जिसका कोई कारण ना मिले, त्वचा की कोई ऐसी समस्या जो किसी भी दवा से ठीक ना हो, या फिर पेट की कोई ऐसी गड़बड़ी जो डॉक्टरों की समझ से भी बाहर हो। आपको अक्सर शरीर में ऐसे दर्द महसूस हो सकते हैं जिनका कोई शारीरिक कारण ही नहीं होता। ये सब केतु की रहस्यमयी प्रकृति के कारण होता है। आपको अपनी सेहत को लेकर हमेशा बहुत सावधान रहना पड़ता है। दूसरी चुनौती है आपके काम करने की जगह पर। आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपको अपनी नौकरी से कभी भी दिल्ली सुकून नहीं मिलता। आपको हमेशा एक खालीपन महसूस होता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको उसका श्रेय या पहचान नहीं मिलती। आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे जल सकते हैं और आपके खिलाफ पीठ पीछे बातें बना सकते हैं या साजिशें कर सकते हैं। आपको अक्सर अपनी नौकरी बदलने का मन करता रहता है। आप एक जगह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। ये घर मामा का भी होता है। केतु यहाँ बैठकर आपके मामा के साथ आपके रिश्तों में एक दूरी या तनाव पैदा करता है। या तो आपके मामा होते ही नहीं, या फिर उनसे आपकी बनती नहीं है। उनके जीवन में भी कोई ना कोई संघर्ष लगा रहता है। कर्ज और कानूनी मामलों में भी आपको जीवन में एक न एक बार उलझना पड़ सकता है। हालांकि आप अंत में इनसे बाहर निकल आते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थका देती है। आपको किसी को भी पैसा उधार देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। आप खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। आप अपने काम में छोटी-सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप परफेक्शन की तलाश में खुद को बहुत ज़्यादा थका देते हैं। ये आदत आपको हर समय एक तनाव और चिंता में रखती है। आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। आपकी दिनचर्या यानी डेली रूटीन कभी भी एक जैसी नहीं रह पाती। उसमें हमेशा कोई ना कोई उथल-पुथल मची रहती है। आप एक टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो नहीं कर पाते। यह अनियमितता भी आपकी सेहत पर बुरा असर डालती है। आपको अपने दुश्मनों की चिंता तो नहीं होती, लेकिन आप बेवजह के छोटे-मोटे झगड़ों या विवादों में फंस सकते हैं, खासकर अपने सहकर्मियों के साथ। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इन अंदरूनी लड़ाइयों से कैसे जीता जाए? कैसे केतु की इस अद्भुत शक्ति को पूरी तरह से सकारात्मक बनाया जाए? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सेवा, सेवा और बस सेवा। अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लें कि आप नियमित रूप से किसी न किसी रूप में सेवा करेंगे। आप किसी अस्पताल में जाकर मरीजों की मदद कर सकते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिता सकते हैं, या किसी गौशाला में जाकर जानवरों की सेवा कर सकते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सेवा में लगाते हैं, तो छठे घर का केतु आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा। दूसरा महाउपाय है भगवान गणेश की आराधना। गणेश जी हर तरह के विघ्न और बीमारियों को हरने वाले हैं। रोजाना ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से आपकी सेहत से जुड़ी सभी रहस्यमयी परेशानियां दूर होने लगती हैं। तीसरा और केतु का सबसे प्रिय उपाय है कुत्तों की सेवा। रोजाना बिना नागा किए सड़क के कुत्तों को दूध, रोटी या बिस्किट खिलाएं। यह एक छोटा सा काम आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को टाल सकता है। पांचवा उपाय है अपने मामा के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करें। उनसे मिलें, बात करें और समय-समय पर उन्हें कोई तोहफ़ा दें। अगर यह संभव ना हो, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए मन में प्रार्थना करें। और एक आखिरी सलाह, जो एक उपाय की तरह ही है, कभी भी किसी कर्ज़ या कानूनी मामले से घबराएँ नहीं। धैर्य रखें, आप अंत में जीतेंगे ज़रूर। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें, वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। इन उपायों को पूरी श्रद्धा से अपनाएं और फिर देखें कि केतु कैसे आपको इस दुनिया की हर लड़ाई का विजेता बनाता है। सातवें घर का केतु शादी और साझेदारी से गहरा असंतोष देता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पार्टनर आपको कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी तलाश एक रूहानी साथी की है। ज़्यादातर लोग सातवें घर में केतु का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें तलाक
और अलगाव का डर सताने लगता है। लेकिन वो यह नहीं जानते कि केतु यहाँ आपको एक ऐसा रिश्ता देने आया है जो दुनिया की समझ से परे है, एक ऐसा संबंध जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जीवन साथी या आपका बिज़नेस पार्टनर सिर्फ़ एक पार्टनर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्प्रेरक, स्पिरिचुअल कैटलिस्ट होता है। वो आपकी ज़िंदगी में आपको दुनिया की मोह माया से जगाने के लिए आता है। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, या बहुत ही एकांत प्रिय हो, या फिर उसकी आदतें और सोच दुनिया से बिल्कुल अलग हो। शुरू-शुरू में आपको ये सब बहुत अजीब लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ आएगा कि वो आपको ज़िंदगी का वो सच सिखाने आया है, जो आपको कोई और नहीं सिखा सकता। आपका रिश्ता लड़ाई-झगड़े, घूमने-फिरने या पैसा कमाने के लिए नहीं बना, बल्कि एक दूसरे को आत्मिक रूप से ऊपर उठाने के लिए बना है। आप दोनों के बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, जहाँ आप बिना बोले ही एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। दूसरी अनोखी शक्ति जो केतु आपको देता है, वो है लोगों को पढ़ने की क्षमता। सातवां घर सिर्फ जीवन साथी का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जिनसे आप मिलते हैं, यानी आम जनता। केतु यहाँ बैठकर आपको एक तरह की एक्स-रे विज़न देता है। आप किसी भी इंसान से मिलकर 5 मिनट में ये भांप लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या छुपा रहा है और उसकी असली मंशा क्या है। ये गुण आपको उन व्यवसायों में बहुत सफल बना सकता है, जहाँ बातचीत और मोल-भाव की ज़रूरत होती है, जैसे कि वकालत, कूटनीति, डिप्लोमेसी, काउंसलिंग या फिर कोई बहुत बड़ी बिज़नेस डील करना। आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, और अगर बोलता भी है तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं। यह स्थिति आपको विदेश में अपार सफलता दिला सकती है। सातवां घर विदेश यात्रा और व्यापार का भी है, और केतु खुद एक बाहरी विदेशी तत्व का प्रतीक है। ये एक बहुत ही मजबूत योग है किसी विदेशी व्यक्ति से शादी करने का, या फिर शादी के बाद विदेश में जाकर बसने का। आपका भाग्य आपके जन्म स्थान से जितना दूर होगा, उतना ही ज़्यादा चमकेगा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, या किसी भी ऐसे काम में जहां विदेशी लोगों से संपर्क होता है, बहुत नाम और पैसा कमा सकते हैं। आप सामाजिक बंधनों और लोग क्या कहेंगे जैसी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। यह आपको एक बहुत बड़ी आज़ादी देता है। आप एक ऐसा जीवन साथी चुन सकते हैं जो शायद उम्र, धर्म, जाति या संस्कृति में आपसे बिल्कुल अलग हो, और आप उसके साथ खुशी-खुशी रह सकते हैं, क्योंकि आपको समाज की राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका रिश्ता दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने सुकून के लिए होता है। आप एक बहुत ही बेहतरीन शोध आधारित साझेदार, रिसर्च बेस्ड पार्टनर बन सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च, गहराई और एकाग्रता की ज़रूरत हो, जैसे कि कोई वैज्ञानिक खोज, कोई सॉफ्टवेयर बनाना, या फिर ज्योतिष और वास्तु जैसे गुप्त विषयों पर काम करना, तो आप कमाल कर सकते हैं। आप और आपके पार्टनर की जोड़ी ऐसे कामों के लिए बनी है, जो दुनिया की नज़रों से ओझल रहकर किए जाते हैं। आपकी एक और खूबी है कि आप रिश्तों में अधिकार नहीं जताते, आप पॉसेसिव नहीं होते। आप अपने पार्टनर को पूरी आज़ादी देते हैं, उसकी अपनी एक अलग पहचान और ज़िंदगी जीने का पूरा हक़ देते हैं। ये गुण आपके रिश्ते को घुटन से बचाता है और उसमें एक ताज़गी बनाए रखता है। हालाँकि दुनिया इसे प्यार की कमी समझ सकती है, लेकिन असल में यह एक बहुत ही परिपक्व और गहरा सम्मान है। संक्षेप में, सातवें घर का केतु आपको दुनिया की नज़रों में एक अधूरा रिश्ता दे सकता है, लेकिन आध्यात्मिक नज़रिए से यह एक संपूर्ण और सार्थक संबंध होता है। मुश्किलों को ईमानदारी से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने रिश्ते को सही नज़रिए से देख सकें। सबसे पहली और सबसे गहरी पीड़ा है शादीशुदा ज़िंदगी में असंतोष। आपको हमेशा यह महसूस होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ तो कमी है। आप एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी मीलों की दूरी महसूस कर सकते हैं। एक अजीब-सा अलगाव, एक खालीपन हमेशा बना रहता है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको कभी समझता ही नहीं, आपकी भावनाओं की कद्र ही नहीं करता। जबकि हो सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन उसका प्यार जताने का तरीका दुनिया जैसा नहीं है। यह भावनात्मक सूखापन रिश्ते को बहुत मुश्किल बना देता है। दूसरी बड़ी चुनौती है जीवनसाथी का स्वभाव और स्वास्थ्य। आपका जीवनसाथी बहुत ही रहस्यमयी, एकांत प्रिय या मूडी स्वभाव का हो सकता है। वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता होगा, अपनी ही दुनिया में खोया रहता होगा। कई बार उनका स्वास्थ्य भी एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। उन्हें ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जिनका निदान, डायग्नोसिस करना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो।
कम्युनिकेशन गैप यानी बातचीत की कमी इस रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप दोनों के बीच बातें ही नहीं होती, ज़रूरी बातें भी आप एक दूसरे से टालते रहते हैं। यह चुप्पी धीरे धीरे रिश्ते में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देती है कि उसे तोड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। यह स्थिति तलाक, अलगाव या एक से ज़्यादा शादियों की संभावना को बहुत बढ़ा देती है, क्योंकि आत्मा एक ऐसे रूहानी संबंध की तलाश में होती है जो दुनियावी रिश्तों में मिलना मुश्किल है। इसलिए मन बार बार मौजूदा रिश्ते से उचट जाता है। कई बार बिना किसी बड़ी वजह के अचानक ही रिश्ता टूट जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सातवां घर बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। केतु यहाँ बैठकर आपकी आंखों पर पर्दा डाल देता है और आप गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आपको साझेदारी में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अकेले काम करने की सलाह दी जाती है। आपकी सामाजिक छवि भी बहुत प्रभावित होती है। आपको समाज में वो मान सम्मान या पहचान नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। लोग आपको अक्सर गलत समझते हैं या आपको नज़रअंदाज करते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप समाज के लिए अदृश्य हैं। शादी में बहुत ज़्यादा देरी होना भी इस योग का एक लक्षण है। आपको अपनी पसंद का जीवन साथी ही नहीं मिलता, या जब मिलता है तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। ये देरी अक्सर 30-32 साल की उम्र के बाद तक खिंच सकती है। ये देरी असल में केतु का एक तरीका है आपको दुनियावी रिश्तों के लिए तैयार करने का। तो अब सवाल ये है कि इस मुश्किल रिश्ते को कैसे निभाया जाए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है, अपने रिश्ते से दुनियावी उम्मीदें रखना छोड़ दें। ये स्वीकार कर लें कि आपकी शादी घूमने फिरने, पार्टी करने या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं हुई है। आपका रिश्ता एक साधना है, एक तपस्या है। जिस दिन आप यह बात समझ लेंगे, आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश न करें, उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा वो है। दूसरा महा उपाय है, अपने रिश्ते को अध्यात्म से जोड़ें। अकेले अकेले पूजा पाठ करने की बजाय अपने पार्टनर के साथ मिलकर करें। साथ में मंदिर जाए, साथ में किसी गुरु के सत्संग में जाए, या घर पर ही साथ बैठकर 15 मिनट ध्यान करें। जब आप दोनों की ऊर्जा एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए काम करेगी, तो आपके बीच का हर मतभेद खत्म हो जाएगा। तीसरा, भगवान गणेश जी की शरण में जाएं। भगवान गणेश केतु के अधिपति देव हैं और हर तरह के वैवाहिक क्लेश को दूर करते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर हर बुधवार को गणेश जी को 2 लड्डू और दूर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चौथा और बहुत ही असरदार उपाय है कुत्तों की सेवा। एक बहुरंगे मल्टी कलर्ड कुत्ते को पालना या रोजाना ऐसे कुत्तों को भोजन कराना आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पांचवा उपाय है दान। समय समय पर, खासकर अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर, किसी आश्रम में या किसी गरीब जोड़े को सप्तदान, 7 तरह के अनाज और 2 रंग का कंबल दान करें। यह आपके रिश्ते के दोषों को शांत करता है। और आखिरी उपाय, जो एक सलाह भी है, एक दूसरे को भरपूर व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस दें। ये समझने की कोशिश करें कि आपके पार्टनर को भी अकेले रहने के लिए समय चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपको चाहिए। इस अकेलेपन को एक दूसरे से दूरी न समझकर एक दूसरे की ज़रूरत समझें। इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं और आप देखेंगे कि जो रिश्ता आपको एक बोझ लग रहा था, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। आठवें घर का केतु आपको गुप्त विद्याओं का राजा और एक अद्भुत इंट्यूशन देता है, लेकिन यह आपको जीवन में अचानक होने वाले बड़े बदलाव और छुपे हुए खतरों का सामना भी कराता है। आठवें घर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उन्हें दुर्घटना, मृत्यु और अपमान का भय सताने लगता है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि जहाँ अंधेरा है वहीं सबसे गहरा ज्ञान भी छिपा है। और केतु यहाँ बैठकर आपको उसी ज्ञान का स्वामी बना देता है। आपकी सबसे सबसे बड़ी और अद्भुत शक्ति है आपकी छठी इंद्री, यानी आपकी इंट्यूशन। आपकी चीज़ों की तह तक जाने की, पर्दे के पीछे का सच देखने की जो क्षमता होती है, वो किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकती। आप लोगों के झूठ, उनकी साजिशों और उनके असली इरादों को मीलों दूर से भांप लेते हैं। आपको आने वाली घटनाओं का, खासकर किसी बुरी घटना का, पहले से ही आभास हो जाता है। आपके देखे हुए सपने अक्सर सच होते हैं। यह केतु असल में आपके पिछले कई जन्मों की आध्यात्मिक साधना का फल है, जो इस जन्म में आपको एक दैवीय दृष्टि के रूप में मिला है। यह स्थिति आपको गुप्त और रहस्यमयी विद्याओं का विशेषज्ञ बना देती है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु, अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, रेकी, सम्मोहन, हिप्नोसिस, ये सब विषय आपको अपनी ओर खींचते हैं और आप इन्हें सिर्फ सीखते ही नहीं, बल्कि इनमें महारत हासिल कर लेते हैं। आप इन विद्याओं के ऐसे ऐसे रहस्य जान जाते हैं जो किताबों में भी नहीं लिखे होते।
आप एक बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिषी, तांत्रिक या हीलर बन सकते हैं, जिसकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। 8वां घर रिसर्च का है और केतु भी रिसर्च का कारक है। जब ये दोनों मिलते हैं, तो आप एक असाधारण शोधकर्ता बनते हैं। आप किसी भी विषय की इतनी गहराई में उतर सकते हैं, जितनी कोई और सोच भी नहीं सकता। आप एक बेहतरीन जासूस, खुफिया एजेंसी के अधिकारी, वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट या भूविज्ञानी, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप उन रहस्यों को सुलझाने के लिए पैदा हुए हैं, जिन्हें दुनिया ने नामुमकिन मानकर छोड़ दिया है। ये घर दूसरों के पैसे का भी है, जैसे कि विरासत, बीमा या जीवन साथी का पैसा। केतु यहाँ बैठकर आपको इन क्षेत्रों से अचानक और बहुत बड़ा धन लाभ करा सकता है। आपको वसीयत में कोई बड़ी संपत्ति मिल सकती है या बीमा का कोई बहुत बड़ा क्लेम मिल सकता है। आपको शेयर बाजार या किसी भी तरह के सट्टा बाजार की भी बहुत गहरी समझ हो सकती है, जहां आप अपनी इंट्यूशन के दम पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपकी एक और खूबी है कि आप जिंदगी के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। जहां आम इंसान एक छोटी सी मुसीबत आने पर टूट जाता है, वहीं आप बड़े से बड़े संकट का सामना भी बहुत शांति और धैर्य के साथ करते हैं। आपने अपने जीवन में इतने बदलाव देखे होते हैं कि अब आपको किसी चीज़ के खोने का डर ही नहीं रहता। यह वैराग्य का भाव आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत, एक चट्टान की तरह बना देता है। आपकी हीलिंग पावर, यानी किसी के दुख या बीमारी को ठीक करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। आपका स्पर्श, आपकी बातें या सिर्फ आपकी मौजूदगी ही लोगों को सुकून दे सकती है। आप एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या काउंसलर बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन की उन गहराइयों तक पहुंच सकते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। यह स्थिति मोक्ष के लिए सबसे अच्छी स्थितियों में से एक मानी जाती है। केतु 8वें घर में बैठकर, जो कि मोक्ष त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपकी आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने के लिए आया है। आपकी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होता है। आप जिंदगी जीते हुए भी एक संत की तरह होते हैं, जिसे दुनिया के सुख दुख छू नहीं पाते। 8वें घर का केतु आपको वो गहरे जख्म और अनुभव देता है, जो आपको तोड़कर फिर से जोड़ते हैं, ताकि आप एक नए और ज़्यादा मजबूत इंसान बन सकें। इन चुनौतियों को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है आपकी अपनी ज़िंदगी में अचानक आने वाले बड़े और दर्दनाक बदलाव। आपकी ज़िंदगी कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। नौकरी का छूटना, किसी अपने का बिछुड़ना, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान या कोई गंभीर बीमारी, ये सब बिना किसी चेतावनी के आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है। दूसरी बड़ी समस्या है आपका स्वास्थ्य। 8वां घर लंबी और पुरानी बीमारियों का है। केतु यहाँ बैठकर ऐसी बीमारियां दे सकता है जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो, जिन्हें क्रॉनिक या मिस्ट्री डिजीज कहते हैं। पाइल्स, फिस्टुला, जननांगों से जुड़ी कोई समस्या या कोई ऐसी एलर्जी या दर्द जिसका कोई इलाज ही ना मिले, ये सब बहुत परेशान कर सकता है। आपको दुर्घटनाओं, चोट चपेट और सर्जरी का भी खतरा बना रहता है। इसलिए आपको हमेशा बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। यह घर ससुराल का भी है। केतु यहाँ बैठकर आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों में एक अजीब सी दूरी और तनाव पैदा करता है। या तो आपकी उनसे बिल्कुल नहीं बनती, या फिर उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई बड़ी समस्या लगी रहती है। आपको अपने ससुराल से किसी भी तरह की मदद या भावनात्मक समर्थन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको जीवन में कम से कम एक बार किसी बड़े अपमान, बदनामी या झूठे आरोप का सामना करना पड़ सकता है। यह अनुभव आपको अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन यही अनुभव आपको दुनिया की असलियत भी सिखाता है। आपके अपने परिवार और जीवन साथी के साथ भी पैसों को लेकर बहुत मतभेद और विवाद हो सकते हैं, खासकर विरासत या संपत्ति, जॉइंट प्रॉपर्टी को लेकर। आपको अपने हक के पैसे के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको अंधेरे से, गहराई से या मृत्यु से एक अजीब सा डर लग सकता है। आपको पैनिक अटैक या एंग्जाइटी की समस्या भी हो सकती है। आप लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। आपको हमेशा लगता है कि कोई आपको धोखा दे सकता है या आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। यह शक करने की आदत आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। आपका बचपन भी बहुत उथल-पुथल भरा या मुश्किलों से भरा हो सकता है। आपने बचपन में ही कोई ऐसी बड़ी घटना या ट्रॉमा देखा हो सकता है जिसका असर आपके मन पर बहुत गहरा पड़ा हो। यह स्थिति आपको अपनी उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा परिपक्व और गंभीर बना देती है। अब इन गहरे अंधेरों से रोशनी की ओर कैसे बढ़ा जाए? सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है ध्यान, मेडिटेशन।
8वां घर ध्यान की गहराई का घर है। आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका केतु शांत होगा और आपको अपनी इंट्यूशन पर नियंत्रण मिलेगा। रोज़ाना कम से कम 15-20 मिनट के लिए ओएम का जाप करते हुए ध्यान करें। ये आपको हर आने वाले संकट से पहले ही आगाह कर देगा और उससे लड़ने की शक्ति भी देगा। दूसरा महा उपाय है भगवान शिव और माँ काली की उपासना। 8वां घर तंत्र और श्मशान का है और शिव और काली इस क्षेत्र के स्वामी हैं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो आपको हर तरह की दुर्घटना और अकाल मृत्यु से बचाएगा। तीसरा और बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय है, अपनी सभी चीज़ों का बीमा, इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। अपनी सेहत का, अपनी गाड़ी का और अगर संभव हो तो अपनी ज़िंदगी का भी। यह एक भौतिक उपाय है जो 8वें घर के अचानक होने वाले नुकसान के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देता है। चौथा, दान। नियमित रूप से किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान करें या किसी अस्पताल में जाकर निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करें। आप रक्तदान भी कर सकते हैं। जब आप दूसरों के कष्ट को कम करते हैं, तो 8वें घर का केतु आपके अपने कष्टों को कम कर देता है। 2 रंग का कंबल किसी गरीब या बेसहारा को दान करना भी एक बहुत ही असरदार उपाय है। 5वां और केतु का सबसे प्रिय उपाय कुत्तों की सेवा। रोजाना सड़क के कुत्तों को भोजन कराएं, खासकर काले कुत्ते को। यह आपके जीवन पर आने वाले हर अचानक संकट को टालने की शक्ति रखता है। और आखिरी सलाह, जो एक उपाय की तरह ही है, अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा ना करें। अपनी योजनाओं और अपनी कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखें। आप जितने ज़्यादा रहस्यमयी रहेंगे, उतने ही ज़्यादा सुरक्षित और शक्तिशाली रहेंगे। इन उपायों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और फिर देखें कि जो 8वां घर आपको डराता था, वही आपको इस दुनिया का सबसे गहरा और शक्तिशाली इंसान कैसे बनाता है। 9वें घर का केतु आपको पारंपरिक धर्म और गुरुओं से गहरा असंतोष देता है। आपकी अपनी एक अलग आध्यात्मिक खोज होती है और आपका भाग्य अक्सर आपकी जन्मभूमि से बहुत दूर चमकता है। 9वें घर को ज्योतिष में सबसे शुभ घर माना जाता है। यह धर्म स्थान और भाग्य स्थान है। जब यहाँ केतु जैसा आध्यात्मिक ग्रह बैठता है, तो लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन असल में केतु यहाँ आपको धर्म के असली, गहरे और सच्चे अर्थ से मिलाने के लिए आता है, न कि उसके बाहरी आडंबरों से। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप एक स्वतंत्र विचारक हैं। आप किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है या किसी गुरु ने कही है। आप हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं और जब तक आपको अपनी आत्मा से उसका जवाब नहीं मिल जाता, तब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। आप एक आध्यात्मिक विद्रोही, स्पिरिचुअल रेबल हैं। आप धर्म की बनाई हुई दीवारों को तोड़कर उस एक परम सत्य की खोज करते हैं जो सभी धर्मों से परे है। ये गुण आपको एक सच्चा दार्शनिक, एक विचारक और एक आध्यात्मिक खोजकर्ता बनाता है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। 9वां घर उच्च ज्ञान का है और केतु इंट्यूशन का। जब ये दोनों मिलते हैं, तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का बहुत स्पष्ट आभास होने लगता है। आपके सपने बहुत ज़्यादा सार्थक होते हैं और उनमें आपको भविष्य के संकेत मिलते हैं। आप एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता, ज्योतिषी या किसी भी ऐसी विद्या के ज्ञाता बन सकते हैं जो भविष्य कथन से जुड़ी हो। लोग अपनी ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल खोजने के लिए आपके पास आते हैं। यह स्थिति आपको लंबी दूरी की यात्राओं, खासकर तीर्थ यात्राओं का बहुत शौकीन बनाती है। लेकिन आपकी तीर्थ यात्राएं आम लोगों जैसी नहीं होती। आप सिर्फ मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, बल्कि आप उस जगह की ऊर्जा को महसूस करने, उसके इतिहास को जानने और वहाँ एकांत में बैठकर ध्यान करने जाते हैं। इन यात्राओं से आपको गहरा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह विदेश में बसने और वहाँ अपार सफलता पाने के लिए सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। 9वां घर विदेश का है और केतु भी विदेशी तत्व का प्रतीक है। आप अपने जन्म स्थान पर शायद उतना सफल ना हो जितना आप किसी दूसरे देश या संस्कृति में जाकर हो सकते हैं। विदेशी भाषाएं सीखना आपके लिए बहुत आसान होता है। आप विदेशी संस्कृति, धर्म और दर्शन में बहुत गहरी रुचि रखते हैं। आप एक बेहतरीन अनुवादक, प्रोफेसर या किसी विदेशी दूतावास में एक उच्च अधिकारी बन सकते हैं। आपके अंदर एक स्वाभाविक वैराग्य का भाव होता है। आपको दुनिया की बड़ी-बड़ी उपाधियों, मान सम्मान या धन दौलत से कोई खास लगाव नहीं होता। आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। यह गुण आपको जीवन में बहुत हल्का और तनाव मुक्त रखता है। आपको अपने पूर्वजों का, खासकर अपने दादा-दादी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। हो सकता है आपके परिवार में कोई बहुत ही धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हो, जिसके गुण और पुण्य आपके अंदर आए हैं।
आपको अपने पितरों की कृपा से जीवन में कई बार अचानक बड़ी-बड़ी मुश्किलों से निकलने का रास्ता मिल जाता है। आपकी रुचि कानून, दर्शन शास्त्र, फ़िलॉसफ़ी और उच्च शिक्षा के उन विषयों में होती है जिनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और गहराई की ज़रूरत होती है। आप एक बहुत अच्छे वकील या जज बन सकते हैं, लेकिन आप कानून को सिर्फ़ किताबी नज़रिए से नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता के गहरे सिद्धांतों से देखते हैं। आप एक ऐसे प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, जो अपने छात्रों को सिर्फ़ विषय नहीं पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन जीना सिखाता है। संक्षेप में, 9वें घर का केतु आपको दुनिया के बनाए हुए धर्म के रास्ते से हटाकर आपके अपने सत्य के रास्ते पर ले जाता है, जो ज़्यादा सच्चा और ज़्यादा पवित्र होता है। 9वें घर का केतु आपको जहाँ आध्यात्मिक ऊँचाइयाँ देता है, वहीं दुनियावी स्तर पर कुछ गहरी चुनौतियाँ भी खड़ी करता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है आपके अपने पिता के साथ आपके संबंध। 9वां घर सीधे तौर पर पिता का घर है। केतु यहाँ बैठकर पिता से या तो बचपन में ही दूरी बना देता है या फिर उनके साथ बहुत गहरे वैचारिक मतभेद पैदा करता है। आपको हमेशा यह महसूस होता है कि आपके पिता आपको कभी समझ ही नहीं पाए। आप दोनों की दुनिया को देखने का, धर्म को मानने का और जीवन को जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कई बार पिता का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बना रहता है या फिर उन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या है भाग्य को लेकर। 9वां घर भाग्य का है और केतु यहाँ बैठकर भाग्य में बहुत उतार-चढ़ाव लाता है। आपके काम बनते-बनते आखिरी मौके पर बिगड़ जाते हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। आपको हमेशा यह महसूस होता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। ये स्थिति आपको कई बार निराश और हताश कर सकती है। असल में केतु आपको यह सिखाना चाहता है कि आपको बाहरी भाग्य पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और कर्म पर विश्वास करना है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छूट सकती है या फिर आपको अपना विषय बार-बार बदलना पड़ सकता है। आपका पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से भरोसा उठ जाता है। आपको लगता है कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में है। आपको अपने गुरुओं, शिक्षकों और बड़ों से भी हमेशा असंतोष ही मिलता है। आप जिन पर भी बहुत भरोसा करते हैं, वही आपको निराश कर देते हैं। आपको कोई ऐसा गुरु ही नहीं मिलता, जो आपके आध्यात्मिक सवालों का जवाब दे सके। इस वजह से आपको अपने रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है। आपकी धार्मिक आस्था भी स्थिर नहीं रहती। आप कभी एक भगवान को मानने लगते हैं, तो कभी दूसरे को। कभी आप बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करने लगते हैं, तो कभी आप सब कुछ छोड़कर पूरी तरह नास्तिक बन जाते हैं। ये जो आस्था का संकट, क्राइसिस ऑफ फेथ है, ये आपको अंदर ही अंदर बहुत बेचैन रखता है। लंबी यात्राओं में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सामान का खो जाना, रास्ता भटक जाना या यात्रा के दौरान बीमार पड़ जाना, ये सब आपके साथ हो सकता है। सामाजिक और पारंपरिक रीति-रिवाज़ों को लेकर आपका रवैया बहुत ज़्यादा विद्रोही हो सकता है, जिसकी वजह से आपको परिवार और समाज में आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग आपको धर्म विरोधी या अहंकारी समझ सकते हैं, जबकि आप सिर्फ सत्य की तलाश कर रहे होते हैं। अब इस आस्था के संकट से कैसे उबरा जाए? सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है अपने पिता का और पिता समान सभी लोगों का दिल से सम्मान करें, भले ही आपके विचार उनसे ना मिलते हों। रोज सुबह उनके पैर छुएं, अगर वो साथ नहीं रहते तो उन्हें फ़ोन पर याद करें। जब आप अपने पिता रूपी जड़ को सम्मान देते हैं तो आपके भाग्य का पेड़ अपने आप हरा भरा होने लगता है। दूसरा महा उपाय है भगवान गणेश की उपासना। गणेश जी केतु के अधिपति देव हैं और हर तरह के विघ्न को दूर करते हैं। रोजाना ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और बेसन के लड्डू अर्पित करने से आपकी उच्च शिक्षा और यात्राओं में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है किसी धर्म या गुरु को आंख बंद करके मानने की बजाय धर्म ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करें। गीता, वेद, कुरान, बाइबल, जो भी आपके मन को भाए उसे खुद पढ़ें और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। आपका सच्चा गुरु आपके अंदर ही छिपा है। चौथा उपाय है दान। समय समय पर किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान के निर्माण या रखरखाव के लिए अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान करें। किसी विद्वान ब्राह्मण या शिक्षक को पीले वस्त्र, चने की दाल और धार्मिक पुस्तकें दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। पांचवा और केतु का रामबाण इलाज, कुत्तों की सेवा। रोजाना बिना नागा किए सड़क के कुत्तों को भोजन कराएं। यह एक छोटा सा काम आपके भाग्य की बड़ी से बड़ी रुकावट को भी दूर कर सकता है। और एक आखिरी सलाह, जो एक उपाय की तरह ही है, किसी एक चीज़ पर अपनी आस्था को टिकाने की कोशिश करें। चाहे वो कोई मंत्र हो,
कोई देवता हो या सिर्फ सत्य का सिद्धांत हो। जब आपकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होगी, तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। इन उपायों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और फिर देखें कि केतु कैसे आपको एक भ्रमित इंसान से एक आत्मज्ञानी दार्शनिक बना देता है। 10वें घर का केतु आपको अपने काम में एक अद्भुत गहराई और परफेक्शन देता है, लेकिन यह आपको अपने करियर से असंतुष्ट और अपनी पहचान को लेकर हमेशा उलझन में रखता है। 10वां घर हमारी बाहरी दुनिया का, हमारे रुतबे का घर है। जब यहाँ केतु जैसा अंतर्मुखी ग्रह बैठता है, तो यह एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली योग बनाता है। आपकी सबसे सबसे बड़ी खूबी है आपके काम करने का तरीका। आप एक परफेक्शनिस्ट होते हैं। आप जिस भी काम को हाथ में लेते हैं, उसकी खाल उधेड़ कर रख देते हैं। आप उसकी इतनी गहराई में, इतनी बारीकी में उतर जाते हैं कि उस स्तर का काम कोई और कर ही नहीं सकता। आप सिर्फ काम खत्म करने के लिए काम नहीं करते, आप उस काम में अपनी आत्मा डाल देते हैं। ये गुण आपको उन प्रोफेशंस में बेताज बादशाह बना सकता है जिनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च, विश्लेषण और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। आप एक बेहतरीन वैज्ञानिक, रिसर्चर, ऑडिटर, जासूस या किसी भी तरह के तकनीकी विशेषज्ञ बन सकते हैं। आपकी दूसरी अनोखी शक्ति है आपकी इंट्यूशन। आपको अपने काम के क्षेत्र में आने वाले उतार-चढ़ाव का पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि कौन-सी डील करनी है और कौन-सी नहीं, किस प्रोजेक्ट में हाथ डालना है और किससे दूर रहना है। यह गट फीलिंग आपको बड़े-बड़े नुकसान से बचा लेती है और सही मौकों पर सही फैसला लेने में मदद करती है। आप सत्ता और अधिकार के भूखे नहीं होते। जहाँ दूसरे लोग प्रमोशन, कुर्सी और बॉस बनने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, वहीं आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। आप वो किंग मेकर होते हैं जो खुद राजा नहीं बनता, लेकिन राजा बनाता है। आपका काम बोलता है, आपकी पदवी नहीं। यह अनासक्ति का भाव आपको ऑफिस की गंदी राजनीति और तनाव से बचाता है और आपको अपना काम शांति से करने की आज़ादी देता है। यह स्थिति आपको आध्यात्मिक कामों में बहुत बड़ी सफलता और प्रसिद्धि दिला सकती है। आप एक बहुत पहुँचे हुए आध्यात्मिक गुरु, योगी, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री या हीलर बन सकते हैं। जब आप आध्यात्म को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, तो केतु आपको वो ऊंचाइयां देता है जहां तक पहुंचना किसी और के लिए मुमकिन नहीं होता। आपका नाम और यश दूर दूर तक फैलता है। आप टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और किसी भी तरह की मशीनरी से जुड़े कामों में भी कमाल कर सकते हैं। केतु एक सूक्ष्म ग्रह है और यह आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को समझने की शक्ति देता है। आप एक बेहतरीन कोडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या एथिकल हैकर बन सकते हैं। आपके अंदर सेवा भाव बहुत मजबूत होता है। आप अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं समझते। आप उसे समाज की सेवा का एक माध्यम मानते हैं। आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर, सर्जन या सोशल वर्कर बन सकते हैं। आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं और यही आपकी असली पहचान बनती है। आप बहुत ही आत्मनिर्भर होते हैं। आप अपने करियर में किसी के सहारे या सिफारिश के मोहताज नहीं रहते। आप अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जिंदगी में शुरुआती संघर्ष के बाद आप एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो बहुत ही ठोस और स्थायी होता है, क्योंकि उसकी नींव आपने खुद रखी होती है। संक्षेप में कहें तो 10वें घर का केतु आपको दुनिया की नज़रों में शायद सबसे अमीर या सबसे पावरफुल इंसान न बनाए, लेकिन वो आपको आपके क्षेत्र का सबसे ज्ञानी, सबसे सम्मानित और सबसे अनोखा विशेषज्ञ ज़रूर बनाता है। 10वें घर का केतु आपको जहां आपके काम का हीरो बनाता है, वहीं आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी में कुछ गहरे और लगातार बने रहने वाले संघर्ष भी देता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है करियर में अस्थिरता और असंतोष। आपकी नौकरी कभी भी स्थिर नहीं रहती। आप बार-बार नौकरी बदलते हैं। कभी कंपनी बंद हो जाती है, कभी बॉस से नहीं बनती, तो कभी आपका खुद ही काम से मन भर जाता है। आपको अपनी नौकरी से कभी भी दिली खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाइए, आपको हमेशा लगता है कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। यह अंदरूनी खालीपन आपको हमेशा एक नई नौकरी, एक नए करियर की तलाश में भटकाता रहता है। दूसरी बड़ी समस्या है पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। 10वां घर हमारी पहचान है। केतु यहाँ बैठकर आपकी पहचान को धुंधला कर देता है। आपको खुद ही समझ नहीं आता कि आप असल में क्या करना चाहते हैं। आप एक ही समय में 10 अलग-अलग चीज़ें करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी एक पर टिक नहीं पाते। ये कन्फ्यूज़न आपके करियर के कई कीमती साल बर्बाद कर सकता है। आपको अपने काम का श्रेय और पहचान कभी भी आसानी से नहीं मिलती। आप बहुत मेहनत करते हैं, रात-रात भर जाग कर काम करते हैं, लेकिन जब तारीफ़ की बारी आती है, तो कोई और ही बाजी मार ले जाता है।
आपके बॉस या सहकर्मी आपके काम का क्रेडिट खुद ले सकते हैं। आपको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे आपके मन में बहुत ज़्यादा निराशा और कड़वाहट भर सकती है। आपके अपने बॉस, अधिकारियों और सरकार के साथ संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहते। आपकी उनसे वैचारिक रूप से बिल्कुल नहीं बनती। आपको उनकी बातें और नियम बंधन की तरह लगते हैं। आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला पाते, जिसकी वजह से आपको अपने करियर में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आपको सरकारी कामों में भी बहुत अड़चनों और देरी का सामना करना पड़ सकता है। आपके करियर और आपकी सामाजिक छवि पर कोई न कोई गहरा धब्बा या कलंक लगने का डर भी बना रहता है। आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है या आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है। यह अनुभव आपको सामाजिक रूप से बहुत अकेला और शर्मिंदा महसूस करा सकता है। पिता के साथ संबंध या तो बहुत दूर के होते हैं या फिर बहुत तनावपूर्ण। 10वां घर पिता के करियर और मान सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थिति पिता के स्वास्थ्य या उनके करियर में भी बहुत उतार चढ़ाव दिखाती है। आपको अपने पिता से वो सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिसकी आपको अपने करियर की शुरुआत में ज़रूरत होती है। आप काम में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपने परिवार और अपनी सेहत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। यह आदत आपके रिश्तों और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। अब इस करियर के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, अपने काम को सेवा से जोड़ें। आप जो भी काम करते हैं, उसमें यह भाव लाएं कि आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि समाज की सेवा कर रहे हैं। अपनी कमाई का एक छोटा-सा हिस्सा नियमित रूप से किसी नेक काम के लिए दान करें। जब आप अपने कर्म को सेवा बना लेते हैं, तो 10वें घर का केतु आपको परेशान करना बंद कर देता है और आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाता है। दूसरा महाउपाय है भगवान गणेश की उपासना। गणेश जी हर तरह के कर्म के बंधन और विघ्न को काटते हैं। रोजाना ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से आपके करियर में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं और स्थिरता आती है। तीसरा और बहुत ही असरदार उपाय है अपने पिता और बॉस का सम्मान करना। भले ही आपके विचार उनसे कितने ही अलग क्यों ना हो, कभी भी उनका अपमान न करें। उनकी सलाह को ध्यान से सुनें। जब आप सत्ता का सम्मान करते हैं, तो केतु आपके अपने अधिकार और मान सम्मान में वृद्धि करता है। चौथा उपाय, जो केतु का रामबाण इलाज है, वो है कुत्तों की सेवा। ये उपाय मैं हर बार बताता हूँ क्योंकि यह सच में काम करता है। रोजाना, खासकर ऑफिस जाते समय, सड़क के कुत्तों को कुछ खाने को दें। यह छोटा सा कर्म आपके कार्य क्षेत्र के बड़े से बड़े दुश्मनों और बाधाओं को भी शांत कर देता है। पांचवा उपाय है, अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलें। 10वां घर हमारे सिर के ऊपरी हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करता है। तिलक लगाने से आपका केतु नियंत्रित रहता है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और एक आखिरी सलाह, जो एक उपाय की तरह ही है, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 10 अलग अलग नावों पर पैर रखने की कोशिश न करें। अपने एक हुनर को चुनें और उसमें इतने माहिर हो जाएं कि कोई आपकी बराबरी न कर सके। परफेक्शन ही आपकी असली पहचान है। इन उपायों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और फिर देखें कि जो करियर आपको एक बोझ लग रहा था, वही आपके लिए आत्मज्ञान और परम संतुष्टि का ज़रिया कैसे बन जाता है। 11वें घर का केतु आपको पैसा कमाने के बहुत ही अनोखे और गुप्त तरीकों से लाभ देता है, लेकिन यह आपको दोस्तों और सामाजिक समारोहों से एक गहरा असंतोष और अलगाव भी देता है। ज्योतिष में 11वें घर को उपचय भाव कहा जाता है, यानी एक ऐसा घर जिसमें कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ हो या पाप ग्रह, अच्छा ही फल देता है। और जब यहाँ केतु जैसा रहस्यमयी ग्रह बैठता है, तो वो आपको लाभ और आमदनी के वो रास्ते दिखाता है जिनके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आपकी सबसे बड़ी खूबी है पैसा कमाने के आपके अनोखे तरीके। आप पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी या सीधे साधे बिजनेस से शायद उतना न कमा पाए, जितना आप लीक से हटकर कामों से कमा सकते हैं। आपकी आमदनी के स्रोत हमेशा थोड़े रहस्यमयी या गुप्त रहते हैं। आप टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, शेयर बाजार या किसी भी तरह के रिसर्च के काम से बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको यह बताने में बहुत मदद करती है कि पैसा कहाँ लगाना है। आप कम मेहनत में ज़्यादा लाभ कमाने की कला जानते हैं। आपकी आमदनी के एक से ज़्यादा स्रोत हो सकते हैं और वो अक्सर अचानक ही बनते हैं। आपकी दूसरी अनोखी शक्ति है आपकी इच्छाओं का पूरा होना। 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का घर है।
केतु यहाँ बैठकर आपकी छोटी-मोटी दुनियावी इच्छाओं को तो शायद नज़रअंदाज कर दे, लेकिन जब आप किसी बड़ी, गहरी और आध्यात्मिक चीज़ की इच्छा करते हैं, तो केतु उसे पूरा करने में पूरी कायनात की शक्ति लगा देता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कई बार होगा कि जब आप किसी चीज़ को पाने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके होंगे, वो चीज़ अचानक आपको मिल जाएगी। ये केतु का ही जादू होता है। आप बहुत ही कम चीज़ों में संतुष्ट रहना जानते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ने या दुनिया को दिखाने का शौक नहीं होता। आप एक मिनिमलिस्ट ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। आपकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। ये गुण आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा आज़ाद और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा शांत रखता है। जहाँ दूसरे लोग हमेशा और ज़्यादा की दौड़ में भागे चले जाते हैं, वहीं आप अपनी छोटी-सी दुनिया में ही परम सुखी रहते हैं। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होते, लेकिन आपका जो भी छोटा-मोटा फ्रेंड सर्कल होता है, वो बहुत ही अनोखा और आध्यात्मिक होता है। आपके दोस्त भी आपकी ही तरह गहरी सोच वाले, रहस्यमयी या किसी गुप्त विद्या के जानकार हो सकते हैं। आपके दोस्त दुनियावी पार्टियों में नहीं, बल्कि किसी आध्यात्मिक चर्चा या किसी गहरी खोज में आपका साथ देते हैं। यह स्थिति आपको बड़े-बड़े नेटवर्क और संस्थाओं से लाभ दिलाती है। आप किसी बहुत बड़ी सामाजिक या आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, जहां आपको बहुत मान-सम्मान और लाभ मिलता है। आप पर्दे के पीछे रहकर इन संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। आपको जानवरों से बहुत प्रेम होता है और कई बार जानवर ही आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आप पशुओं के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं से जुड़कर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी एक और खूबी है कि आप बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता नहीं करते। आप आज में जीना पसंद करते हैं। यह लेट गो का एटीट्यूड आपको बहुत सारे तनाव और एंग्जायटी से बचाता है। संक्षेप में कहें तो 11वें घर का केतु आपको दुनिया की भीड़ और शोर-शराबे से दूर करके लाभ और संतुष्टि के उन गुप्त रास्तों पर ले जाता है, जहाँ शांति और सुकून है। इस वैरागी और अनोखे रास्ते की अपनी कुछ गहरी चुनौतियाँ भी हैं। इन मुश्किलों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को गलत ना समझें। सबसे पहली और सबसे गहरी पीड़ा है दोस्ती के रिश्ते में मिलने वाला धोखा और असंतोष। 11वां घर हमारे दोस्तों का, हमारे सोशल सर्कल का घर है। केतु यहाँ बैठकर आपको दोस्तों के मामले में बहुत ज़्यादा बदनसीब बना देता है। आप जिन पर भी आँख बंद करके भरोसा करते हैं, वही दोस्त आपको धोखा दे जाते हैं या पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता लंबा नहीं टिकता। आपको हमेशा ये महसूस होता है कि आपके दोस्त सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ हैं। यह अनुभव आपको इतना तोड़ देता है कि आपका लोगों से और दोस्ती से भरोसा ही उठ जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती है सामाजिक अलगाव। आपको पार्टियों में जाना, लोगों से मिलना-जुलना, सामाजिक समारोहों में हिस्सा लेना एक बोझ की तरह लगता है। आप हज़ारों लोगों की भीड़ में भी खुद को निहायत अकेला महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप इन लोगों में से हैं ही नहीं, आपकी दुनिया ही अलग है। यह आदत आपको समाज से काट देती है और लोग आपको घमंडी या असामाजिक समझने लगते हैं। आपकी आमदनी में भी बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव बना रहता है। कभी आपके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो कभी आपकी जेब बिल्कुल खाली हो जाती है। आपकी इनकम का कोई स्थिर स्रोत नहीं बन पाता। यह आर्थिक अस्थिरता आपको हमेशा एक चिंता में रखती है। आपके अपने बड़े भाई-बहनों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। या तो आपके बड़े भाई-बहन होते ही नहीं या अगर होते हैं, तो उनसे आपके रिश्ते में हमेशा एक दूरी, एक ठंडापन बना रहता है। आपको उनसे किसी भी तरह का सहयोग या भावनात्मक लगाव नहीं मिल पाता। आप अपनी भावनाओं और अपनी उपलब्धियों को किसी के साथ बाँट नहीं पाते, आप उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पाते। आपको कोई बड़ी सफलता मिलती भी है, तो आप उसे लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। ये डेटाचे रवैया लोगों को बहुत अजीब लग सकता है। आपको कान से जुड़ी कोई समस्या या सुनने में कोई दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि 11वां घर हमारे कानों का भी प्रतिनिधित्व करता है। आपको अपने कानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं। आप बड़ी उम्मीदों के साथ कोई नया काम या कोई नया रिश्ता शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में आपका मन उससे भर जाता है और आप उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। यह आदत आपको जीवन में किसी भी चीज़ में गहरी जड़ें जमाने नहीं देती। आपकी इच्छाएँ अक्सर बहुत ही अजीब और अपारंपरिक होती हैं, जिन्हें समाज या परिवार समझ नहीं पाता। इस वजह से आपको अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, जिससे आपके मन में एक फ्रस्ट्रेशन या घुटन पैदा होती है। अब इस अकेलेपन के अंधेरे से कैसे बाहर निकला जाए? कैसे अपने रिश्तों और अपनी आमदनी में स्थिरता लाई जाए? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों से उम्मीदें रखना बंद कर दें। यह स्वीकार कर लें कि आपको दुनियावी दोस्त नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साथी मिलेंगे।
कम दोस्त बनाएं लेकिन अच्छे दोस्त बनाएं और दोस्ती में लेन देन का भाव न रखें। निस्वार्थ भाव से दोस्ती निभाएं। दूसरा महा उपाय है भगवान गणेश की उपासना। गणेश जी लाभ के देवता हैं और केतु के बुरे प्रभावों को शांत करते हैं। रोजाना ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और लड्डू चढ़ाने से आपकी आमदनी में स्थिरता आती है और आपकी सही इच्छाएं पूरी होती हैं। तीसरा और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, अपने बड़े भाई बहन का सम्मान करें। भले ही आपके रिश्ते कैसे भी हों, समय समय पर उन्हें कोई तोहफा दें या कम से कम उनके अच्छे के लिए प्रार्थना करें। जब आप 11वें घर के जीवंत कारक को सम्मान देते हैं तो केतु का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। चौथा उपाय जो केतु का रामबाण इलाज है वो है कुत्तों की सेवा। रोजाना काले और सफ़ेद यानी दो रंग के कुत्ते को भोजन कराएं। यह उपाय आपके सामाजिक जीवन की बाधाओं को दूर करता है और आपको धोखेबाज दोस्तों से बचाता है। पांचवा उपाय है दान। अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम या जानवरों की देखभाल करने वाली संस्था को दान करें। जब आप अपने लाभ को दूसरों के साथ बांटते हैं तो केतु आपके लाभ को कई गुना बढ़ा देता है। और एक आखिरी सलाह जो एक उपाय की तरह ही है, अपने हुनर को इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाएं। 11वां घर नेटवर्क का है और केतु टेक्नोलॉजी का। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आप घर बैठे ही पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। इन उपायों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि जो अकेलापन आपको एक अभिशाप लग रहा था, वही आपके लिए आत्म खोज का सबसे बड़ा वरदान कैसे बन जाता है। 12वें घर का केतु आपको इस दुनिया से एक गहरा अलगाव और मोक्ष की तीव्र इच्छा देता है। आपकी इंट्यूशन किसी देवदूत की तरह होती है, लेकिन यह आपको नींद और छुपे हुए दुश्मनों से भी बहुत परेशान करता है। अब उस परम शांति और उन अद्भुत शक्तियों की बात करते हैं जो केतु की यह स्थिति आपको वरदान में देती है। ज्योतिष में 12वें घर में केतु को मोक्ष कारक कहा गया है, यानी यह स्थिति मोक्ष दिलाने वाली सबसे शक्तिशाली स्थितियों में से एक है। ये ऐसा है मानो आप अपनी मंजिल के दरवाजे पर ही खड़े हों। आपकी सबसे सबसे बड़ी और लगभग दैवीय शक्ति है आपकी इंट्यूशन, आपकी छठी इंद्री। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी साफ और इतनी शक्तिशाली होती है कि वो आपको हर आने वाले खतरे से पहले ही आगाह कर देती है। आपको लोगों के इरादे, भविष्य में होने वाली घटनाएं और छिपे हुए सच सपनों में या ध्यान में साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आपने कुछ सोचा और वो सच हो गया। आप एक तरह से इस दुनिया और उस पार की दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। आपके पास एक अदृश्य शक्ति, एक गाइड या एक एंजेल हमेशा रहता है जो आपकी रक्षा करता है। यह स्थिति आपको एक जन्मजात ध्यानी मेडिटेटर बनाती है। आपको दुनिया के शोर शराबे और पार्टियों से ज़्यादा सुकून अपने कमरे में अकेले बैठकर आंखें बंद करने में मिलता है। आप घंटों तक बिना किसी परेशानी के ध्यान में बैठ सकते हैं। आपका मन बहुत आसानी से विचारों से शून्य हो जाता है और आप उस परम आनंद की स्थिति को महसूस कर सकते हैं जिसे पाने के लिए योगी सालों तपस्या करते हैं। यह एकांत आपका दोस्त है, आपकी सज़ा नहीं। आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन असीम होती है। आप ऐसी ऐसी दुनियाओं की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई और पहुंच भी नहीं सकता। यह गुण आपको एक बहुत ही बेहतरीन लेखक, खासकर आध्यात्मिक या फंतासी विषयों पर कवि, चित्रकार, संगीतकार या फिल्म निर्देशक बना सकता है। आप अपनी कला के जरिए लोगों को इस दुनिया से परे के अनुभव करा सकते हैं। ये विदेश में बसने और वहाँ आध्यात्मिक या गुप्त कामों में सफलता पाने के लिए सबसे मजबूत योगों में से एक है। 12वां घर विदेश का है और केतु भी एक विदेशी ग्रह है। आप अपने जन्म स्थान पर हमेशा एक अजनबी की तरह महसूस करते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे देश, किसी नई संस्कृति में जाते हैं, तो आपको लगता है जैसे आप अपने घर आ गए हैं। आप विदेश में रहकर किसी आश्रम, किसी रिसर्च सेंटर या किसी हीलिंग सेंटर में काम करके बहुत नाम कमा सकते हैं। आपके अंदर त्याग और सेवा का भाव कूट कूट कर भरा होता है। आप निस्वार्थ भाव से लोगों की, जानवरों की और इस पूरी सृष्टि की सेवा करते हैं। आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर, नर्स, हीलर या मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां लोग अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हों, जैसे कि हॉस्पिस केयर। आप लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बस एक शुरुआत है। आपको गुप्त विद्याओं और रहस्यों में बहुत गहरी रुचि होती है। आप ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन के बाद क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का संबंध, इन सब विषयों पर बहुत ज़्यादा शोध करते हैं। आप इन विषयों के बहुत बड़े ज्ञाता बन सकते हैं। आपकी एक और बहुत बड़ी खूबी है कि आपको किसी भी चीज़ के खोने का डर नहीं होता।
आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह वैराग्य का भाव आपको हर तरह के दुख, मोह और तनाव से आज़ाद कर देता है। आप सही मायनों में एक आज़ाद रूह होते हैं। संक्षेप में कहें तो 12वें घर का केतु आपको इस दुनिया में एक मेहमान की तरह रखता है, जो यहाँ अपना काम पूरा करके वापस अपने असली घर यानी मोक्ष की ओर जाने के लिए आया है। 12वें घर का केतु आपको जहाँ आध्यात्मिक ऊंचाइयों का अनुभव कराता है, वहीं भौतिक और मानसिक स्तर पर कुछ ऐसे गहरे संघर्ष और पीड़ाएं भी देता है, जिन्हें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है एकाकीपन और अलगाव का गहरा एहसास। आपको इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं लगता, न लोग, न रिश्ते, न ही कोई चीज़। आप लाखों की भीड़ में भी खुद को एकदम अकेला महसूस करते हैं। आपको हमेशा लगता है कि आप यहाँ गलती से आ गए हैं, ये आपकी जगह नहीं है। ये अकेलापन कई बार आपको गहरी उदासी या डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकता है। दूसरी बड़ी समस्या है नींद से जुड़ी परेशानियाँ। 12वां घर हमारी नींद का है। केतु यहाँ बैठकर या तो आपको बहुत ज़्यादा सुलाता है या फिर आपको अनिद्रा, इंसोम्निया का मरीज बना देता है। आपको रात में बहुत ही अजीब और डरावने सपने आ सकते हैं। कई बार आपको सोते हुए ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके कमरे में कोई है या कोई आपको छू रहा है। ये सब आपके बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने के कारण होता है। आपके खर्चे हमेशा आपकी आमदनी से ज़्यादा रहते हैं। 12वां घर व्यय यानी खर्च का है। केतु यहाँ बैठकर आपसे बेवजह के और अचानक होने वाले खर्चे कराता है। पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं। आपका पैसा अक्सर अस्पतालों, दवाइयों या किसी कानूनी मामले में खर्च होता रहता है। आपको जीवन में आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। आपके हमेशा कुछ छिपे हुए दुश्मन रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके मुंह पर तो आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपको नुकसान कहाँ से और कौन पहुंचा रहा है। आपको धोखा, छल और कपट का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति अस्पताल, जेल या आश्रम जैसी जगहों से आपका संबंध बना सकती है। या तो आप इन जगहों पर काम करते हैं या फिर आपको जीवन में किसी न किसी कारण से इन जगहों पर लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। आपको अपने पैरों, खासकर पंजों और एड़ियों में कोई समस्या या चोट लगने का खतरा बना रहता है। आपको बाईं आंख से जुड़ी कोई परेशानी भी हो सकती है। आप पर झूठे आरोप लगने या किसी स्कैंडल में फंसने की संभावना भी बनी रहती है। आपकी प्रतिष्ठा को बिना किसी गलती के भी नुकसान पहुंच सकता है। आप इस दुनिया की व्यावहारिक चीज़ों से बिल्कुल कटे हुए हो सकते हैं। बिल भरना, बैंक का काम करना या रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां निभाना आपको एक बहुत बड़ा बोझ लग सकता है। आप अपनी ही सपनों की दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि आप असल दुनिया का सामना करने से कतराते हैं। यह आदत आपको जीवन में बहुत पीछे धकेल सकती है। अब इस दुनिया और उस दुनिया के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक दिशा देना। नियमित रूप से ध्यान करना आपके लिए सांस लेने जितना ही ज़रूरी है। ध्यान आपको बाहरी दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा और आपकी इंट्यूशन को और ज़्यादा स्पष्ट करेगा। ओम मंत्र का जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम है। दूसरा महा उपाय है सेवा, सेवा और केवल सेवा। 12वां घर निस्वार्थ सेवा का है। नियमित रूप से किसी अस्पताल, आश्रम या किसी ऐसी जगह पर जाकर सेवा करें जहां लोग दुखी और पीड़ित हों। जब आप दूसरों के आंसू पोंछते हैं, तो केतु आपके अपने आंसू सुखा देता है। जानवरों की सेवा करना, खासकर कुत्तों की, आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है अपने बिस्तर और सोने की जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कभी भी गंदे या फटे हुए बिस्तर पर न सोएं। सोने से पहले अपने पैर धोकर सोएं। अपने बेडरूम में हल्की सुगंध वाला कपूर या लोबान का धुआं करना आपकी नींद की समस्याओं को दूर करेगा और नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा करेगा। चौथा उपाय है दान। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से दान करते रहें, खासकर किसी ऐसी संस्था को जो अंधों, विकलांगों या मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद करती हो। 2 रंग का कंबल दान करना केतु के लिए सबसे उत्तम दान माना जाता है। पांचवां उपाय भगवान गणेश की उपासना है। गणेश जी हर तरह के बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। रोजाना ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करने से आपके जीवन के सभी छिपे हुए संकट और शत्रु शांत होते हैं। और एक आखिरी सलाह जो एक उपाय की तरह ही है, इस दुनिया से भागने की कोशिश न करें। यह समझें कि आपको इसी दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ही मोक्ष का मार्ग खोजना है। कर्मयोग ही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है।
अपने सपनों की दुनिया और इस असल दुनिया के बीच एक संतुलन बनाएं। इन उपायों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर आप महसूस करेंगे कि आप कैद में नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे आज़ाद इंसान हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने केतु की इस रहस्यमयी दुनिया के 12 दरवाज़ों को खोला और उसकी गहराई को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे यह छाया ग्रह, यह आध्यात्मिक सन्यासी, हमारे जीवन के हर पहलू में एक गहरा सवाल और एक छिपा हुआ वरदान लेकर आता है। केतु हमें डराता नहीं है, वो हमें जगाता है। वो हमें इस दुनिया की भाग-दौड़ और मोह-माया से परे, हमारे होने के असली मकसद की याद दिलाता है। वो हमें सिखाता है कि असली सुकून बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में छिपा है। ज्योतिष हमें उस रास्ते पर एक टॉर्च की तरह रोशनी दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस और कर्म करने की शक्ति हमारे ही हाथों में है। कृपया याद रखें कि यह जानकारी एक सामान्य मार्गदर्शन है। आपके जीवन में केतु का असली प्रभाव आपकी पूरी कुंडली के विस्तृत विश्लेषण से ही समझा जा सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह ज़रूर लें। अगर आपके मन में अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव हो या केतु से जुड़ा कोई अपना अनुभव बांटना चाहें, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी हर बात, आपका हर अनुभव मेरे लिए बहुत कीमती है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने सपनों को संजोए रखिए और अपनों के साथ खुशियाँ बांटिए। राधे राधे।